हे एवरीवन, वेलकम टू मिलन करियर पॉइंट। हाउ आर यू ऑल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 1 फेब से 7 फेब के बीच की करंट अफेयर्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रही है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हम करंट अफेयर्स के साथ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी टच करने की कोशिश करते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी एडवाइस करती हूँ कि और क्या चीज़ें हैं बेसिक्स में जो आप रिवाइज कर सकते हैं। आई एम लिटिल अनवेल, सो हो सकता है मेरी वॉइस थोड़ी सी कफ वाली या ऐसी कुछ आए, बिकॉज can't help it, so just bear with me. For the first thing that we have is, as we all know, हमारा पार्लियामेंट का बजट सेशन बिगिन हुआ और उसके बाद आपका इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट होता है, देन योर बजट कम्स इन। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने इकोनॉमिक सर्वे जो है पार्लियामेंट के बिफोर रखा ना। इकोनॉमिक सर्वे तो एक चीज है, इससे आपको पॉलिटी के जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं वो याद आ जाने चाहिए। 3 बार पार्लियामेंट मिलती है और उसमें साल में पहला सेशन एक्चुअली बजट सेशन ही होता है। एक तरह से देखें तो साल की शुरुआत जनवरी में हुई है और उसके बाद आपका फेब के आसपास से बजट सेशन बिगिन हो जाता है। और आपको पता है कि पार्लियामेंट के सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक सर्वे, तो इकोनॉमिक सर्वे में आखिर हमें मिलता क्या है। तो इकोनॉमिक सर्वे में हमें समझ में आता है कि भाई हमारी जो इकोनॉमी है उसकी सिचुएशन क्या है। कहने का मेरा मतलब है कि हमारी इकोनॉमी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है और जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए हमारा आउटलुक क्या है। क्योंकि पीछे के ट्रेंड के बेसिस पे हम आगे देखते हैं तो उस पूरे साल भर जो भी सिनारियो रहता है, इंडियन इकोनॉमी की जो भी परफॉर्मेंस रहती है, उसका आपको एक ओवरव्यू देखने को मिलता है इकोनॉमिक सर्वे में। इसको प्रिपेयर कौन करता है, तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये आता है, अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था 24-25, इसका जो फोकस था वो था ड्राइविंग डोमेस्टिक ग्रोथ एंड रीजाइलेंस थ्रू डीरेगुलेशन। अब डीरेगुलेशन मतलब हम जो कंप्लायंस है फॉर द इंडस्ट्रीज उसको थोड़ा सा कम करना चाह रहे हैं। पूरा कॉम्प्लेक्स जो इतना इंडस्ट्री फॉर्म करने का, बिजनेस करने का जो पूरा एनवायरनमेंट काफी कॉम्प्लेक्स है, उसको काफी हद तक हम सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस बार के जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी कुछ की हाइलाइट्स देखें तो जो रियल जीडीपी हमारी है वो समवेयर 6.4 रहेगी इन द कमिंग ईयर, ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है। अब जीडीपी का कॉन्सेप्ट आप सभी जानते होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि किसी भी कंट्री के बाउंड्री के अंदर कुछ भी अगर विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर, लेट्स से एक टाइम फ्रेम में जो प्रोड्यूस हुआ है वो कंट्री की जीडीपी में आ जाता है, डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर। व्हेन आई से इंडिया, तो इंडिया की बाउंड्री के अंदर एक साल में जितना भी गुड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, चाहे किसी इंडियन ने किया है चाहे किसी बाहर के बंदे ने किया, बट अगर वो इंडियन टेरिटरी के अंदर हुआ है देन वो हमारी जीडीपी हो जाती है। जीडीपी में भी आपको नॉमिनल जीडीपी देखने को मिलेगी। नॉमिनल जीडीपी में आपका इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होता। जब हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं, रियल वैल्यू समझने की कोशिश करते हैं कि भाई रियल क्या प्रोडक्शन हुआ है इन्फ्लेशन छोड़ के, तो आपकी रियल जीडीपी निकल के आती है जो कहीं ना कहीं डिमांड साइड वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी को दिखा रही होती है। फिर आपके हेडलाइन इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं, हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब ओवरऑल प्राइस लेवल में कितना इन्फ्लेशन हुआ है पूरे साल भर में, तो वो मॉडरेटिंग है। और मॉडरेटिंग क्यों है, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन भी मॉडरेटिंग था। कोर इन्फ्लेशन मतलब आपके गुड्स एंड सर्विसेज में होने वाला इन्फ्लेशन एक्सेप्ट द फूड एंड द फ्यूल पार्ट, क्योंकि फूड एंड फ्यूल को आप इसमें अगर डाल दोगे तो फूड एंड फ्यूल के जो प्राइजेस हैं वो काफी फ्लक्चुएट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आपका ग्लोबल चैलेंजेस होते हुए भी एक्सपोर्ट ग्रोथ हमको देखने को मिला है वो अच्छा है। सो ओवरऑल जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट था गुड्स एंड सर्विसेज का वो $600 बिलियन पे रहा है फॉर द फर्स्ट 9 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। फाइनेंशियल ईयर 25 मतलब 24-25 की बात यहाँ पे की जा रही है। हालांकि इस सर्वे में कुछ कंसर्न्स भी फ्लैग किए गए हैं। एक तो इकोनॉमिक, जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफी अनप्रिडिक्टेबल है, अनफेवरेबल है, क्योंकि जो कंट्रीज हैं उनका जो ट्रेड का प्रोटेक्शनिज्म है वो बढ़ता चला जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, यूरोपियन यूनियन ने अब कार्बन टैक्स लगाना शुरू किया है क्योंकि वहां पे उन्होंने वो ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ एक लॉ लेकर के आया है। तो अगर वो कार्बन टैक्स लगाएंगे तो हमारी तरफ से जो आयरन एंड स्टील यूरोपियन मार्केट में जाता है, ईयू में, यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज में जाता है, उसमें हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। तो इस तरह से कंट्रीज की अपनी
जो है ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की जो फिलॉसफी है वो राइज कर रही है, जिससे ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन हो रहा है। नॉट ओनली दैट, चाइना की डोमिनेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काफी बढ़ती चली जा रही है। इनफैक्ट जितना भी ग्लोबल प्रोडक्शन होता है उसका तो 1/3 चाइना ही डोमिनेट करता है, अगर आप बाकी कंट्रीज को कंबाइन भी कर देंगे तो भी। और इंडिया की तो काफी सारी क्रिटिकल लिमिटेशंस है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेटर नहीं है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। We don't have the investment required, we don't have the technology for that level of production। तो ये हमारे लिए कुछ loopholes देखने को मिलते हैं। However, there are certain recommendations also in the survey, जैसे कि इन्होंने डीरेगुलेट करने की बात की। मैंने आपको बोला डीरेगुलेट का मतलब होता है कि इकोनॉमिक पोटेंशियल को लीज करने के लिए, अचीव करने के लिए रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करना, यानी कि आपका जो पूरा बिजनेस का प्रोसेस है, बिजनेस शुरू करने से लेकर रन करने के ऑपरेट तक, उसमें जितनी रेगुलेशंस है उसको सिंप्लीफाई करना। बिकॉज बिजनेस खड़ा करना भी इतना आसान नहीं, पहले के टाइम पे तो बहुत सारे लाइसेंस लेना, हर जगह पे रजिस्ट्रेशन कराना, फैक्ट्री के लिए अलग से लाइसेंस लेना, साइट अप्रूव कराना, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर बीइंग डन बिफोर यू बिगिन टू डू अ बिजनेस। तो उन सारे प्रोसेसेस को स्लो डाउन करना या फिर बोलना सिंप्लीफाई कर देना, ताकि एक ही एप्लीकेशन के थ्रू आपकी बहुत सारी चीजें हो जाएं आपके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये फर्स्ट रिकमेंडेशन। सेकेंड रिकमेंडेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फोकस। जैसे मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया है कि इंडिया के पास लिमिटेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास उतना अच्छा नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के लिए या इवन बाकी चीजों के लिए। तो हमारी स्पेंडिंग जो सरकार की बढ़ेगी उसमें प्रायोरिटी में आपको फिजिकल, डिजिटल, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा। इनफैक्ट इसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को भी हम काफी तवज्जो दे रहे हैं अंडर दी विकसित भारत एट 2047। एंड देन बिजनेसेस को हमें अलाउ करना होगा कि वो अपने कोर मिशन पे फोकस करें और जो सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वो करना चाहते हैं वो करें, और गवर्नमेंट उनको हर तरीके से इनोवेशन में फॉस्टर करेगी, हेल्प करेगी। तो ओवरऑल यहाँ पे बात हो रही है इनोवेशन की। ये आपके लिए पूरा मैंने ये पिक लगा दी, पीआईबी ने इसे रिलीज किया था, इकोनॉमिक सर्वे, आप एक नजर में देख सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट 5.6, जीडीपी ग्रोथ 6.3 से 6.8 के बीच है, जिसमें मैंने आपको रियल बता दी है 6.4 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। ये वाली 6.4 वाली थी, और ये हमारी प्रोजेक्टेड है क्योंकि अगले साल की प्रोजेक्ट ही कर रहे हैं ना। फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन जो है वो 332.3 पे आपके आके, ये टन्स में होता है ना, मिलियन टन्स में, वो है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 3.2 रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भाई ये डिक्लाइन कर रहा है, ये बहुत अच्छे स्थिति में नहीं है वैसे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस बार हमारा 634.6 पे रहा है। तो आपको यहाँ से एक ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा। अगर आप कोई स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये आंकड़े थोड़े बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, खासकर फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी ग्रोथ, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, बिकॉज स्टेट पीएससी में ये पूछता है, यूपीएससी वैसे तो नहीं पूछता। ओके, अब थोड़ा सा बजट का बात करते हैं। ओवरऑल तो बजट का बात नहीं कर रही हूं मैं, लेकिन कुछ की इनिशिएटिव्स बजट में जो लॉन्च हुए हैं, कुछ स्कीम्स हैं, कुछ उन्होंने नए इनिशिएटिव किए, वो आपको पता होना चाहिए। बिफोर वी बिगिन, आपको पता होगा कि बजट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, मतलब बजट शब्द मेंशन नहीं है। आर्टिकल 112 के अंदर हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये आपको याद होगा पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। अब ऐसा मत सोचो कि बजट पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, पॉलिटी क्यों यहाँ पे आएगा। पॉलिटी आता है क्योंकि बेसिक है, और आपके यूपीएससी में चीजें ओवरलैप करती है। ऐसा नहीं है कि सब आइसोलेशन में पढ़ लोगे, नहीं, यू कैन नॉट डू दिस। सो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू कीप इट इन लूप। कौन सी योजनाएं लॉन्च हुई है? ये किस लिए हुई है? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। तो एक तो है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो सरकार का आया था ना, उसी से इंस्पायर होकर के चल रहा है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या था? देखो, हमारी कंट्री में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब हर डिस्ट्रिक्ट एक ही लेवल पे डेवलप तो नहीं है, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थे जो बहुत ही पीछे चल रहे थे, मतलब उनका जो डेवलपमेंट था वो बाकी डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में काफी पीछे था। तो ऐसे कुछ 100 डिस्ट्रिक्ट्स हमने सेलेक्ट किए थे, हमने उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बोला था, क्योंकि वहां पे हम डेवलपमेंट फोकस कर रहे थे, और हम उन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में रैंकिंग भी कराते थे कि कौन जो है डेवलपमेंट में रैंक कर रहा है, एजुकेशन में कौन काम कर रहा है, हेल्थ में कौन काम कर रहा है, वाटर सैनिटेशन में, एक्सेट्रा। तो उसी के बेसिस पे हमने ये धन्य धान्य कृषि योजना लॉन्च की है। इनिशियली इसका कवरेज रहेगा ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट्स जहां की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफी लो है, वहां की जो क्रॉप इंटेंसिटी है वो मॉडरेट है, या फिर जो क्रेडिट पैरामीटर्स है, उधार के जो पैरामीटर्स है वो भी बिलो एवरेज है।
और ऐसा माना जा रहा है कि इससे 1.7 करोड़ जो फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट होगा। इसके की फोकस एरिया में क्या है, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को तो बढ़ाना ही है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, इसके अलावा पंचायत और ब्लॉक लेवल पे जो पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सपैंड करना, इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव करना, एंड देन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट एक्सेस देना, क्योंकि बिना पैसे के तो कुछ हो नहीं पाता है। Another program that is launched for the agriculture productivity and resilience is the Building Rural Prosperity and Resilience Program, और इसको स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप में सरकार ने लॉन्च किया है टू एड्रेस अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। ठीक है, वैसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी देखने को मिलती है। इसमें फोकस क्या है, जो हमारी रूरल इकोनॉमी है उसमें हम जो फार्मर्स हैं उनकी स्किलिंग कराएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करेंगे। इसके अलावा वेयर हाउसिंग फैसिलिटी उनको दी जाएगी ताकि जो एग्रीकल्चर है उसको भी हम मॉडर्न कर सके और जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। टारगेटेड बेनिफिशियरी कौन होंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के, तो रूरल विमेन, यंग फार्मर्स, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, लैंडलेस फैमिली। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो ग्लोबल लेवल की और जो डोमेस्टिक की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको हम अडॉप्ट करेंगे। फेज 1 में 100 डेवलपिंग जो एग्री डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कवर किया जाएगा। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क भी इसमें दिया जाएगा। साथ ही जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो एक पूरा फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी जो क्रेडिट नीड्स है उसको हम मीट कर पाएं। अच्छा, ये जो प्रोग्राम्स है ना ये आपके GS3 से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रीलिम्स में तो ठीक है, स्कीम्स में इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो आपका GS3 का जो एग्रीकल्चर वाला पेपर है ना उसके लिए फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ और इनिशिएटिव्स जो बजट में अनाउंस हुए हैं जैसे कि मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, तो ये 6 साल के लिए एक मिशन है जिसका स्पेशल फोकस आपकी वो तुअर दाल, उड़द दाल और मसूर दाल पे है। हमारा प्रायोरिटी क्या है, तो हम ऐसी सीड्स डेवलप करें जो क्लाइमेट रिजाइलेंट हैं, हर तरह के क्लाइमेट को झेलने में सक्षम रहे। इसके अलावा उनका जो प्रोटीन कंटेंट है, वैसे भी पल्सेस प्रोटीन कंटेंट के लिए जानी जाती है, बट हम और बेहतर गुणवत्ता वाली सीड्स जनरेट करने वाले हैं ताकि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं हम उसको भी मैनेज कर पाएं। इसमें जो सेंट्रल एजेंसीज इन्वॉल्व हैं वो आपके नाफेद एंड NCCF है, ये जो है प्रोक्योर करेंगी इन 3 पल्सेस को, और उसके अलावा जो रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं उनको फिर MSP दी जाएगी। MSP तो मिलती है। अनदर थिंग इज कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देना। सो बेसिकली प्रोडक्शन को बूस्ट करना, किसके प्रोडक्शन को, वेजिटेबल और फ्रूट्स के। और इसमें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इंप्लीमेंटेशन के लिए आपके जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, कोऑपरेटिव्स रहते हैं, उनको सेटअप किया जाएगा। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि क्लस्टर बेसिस पे इस इनिशिएटिव में काम होने वाला है। ठीक है, अब ये आपके पास प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना है, जैसे कि आप देख सकते हैं उसके बारे में सारा लिखा हुआ है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये एक्चुअली आप PDF से जब देखेंगे तो आपको चीजें मिल जाएंगी। Another important focus during this union budget was on nuclear energy। मैं पिछले 4 हफ्तों से आपको पढ़ा रही हूँ कि इस बार हमारा बहुत सारा फोकस न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने में है। हम जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, जो छोटे साइज के होते हैं, वो लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी एक बेहतर अल्टरनेटिव है क्लीन एनर्जी के तौर पे। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत जो लॉन्च हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे किसकी, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की, और उसके बाद उनको सेटअप किया जाएगा। एज पर दिस मिशन 5 इंडिजिनस डेवलप्ड जो आपके स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं उनको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा बाय 2033, और इसमें 20,000 करोड़ का जो आउटले है वो प्रपोज किया गया है। ठीक है, तो हम अपनी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल पे रिड्यूस करना चाह रहे हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, और उसी के अंतर्गत ये मिशन लॉन्च किया गया है। जैसे कि मैंने बोला आपको, हमारा टारगेट क्या है कि हमारी जो करंट कैपेसिटी 8 गीगावाट की है, इसको हमें 2047 तक 100 गीगावाट करना है। फोकस है हमारा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे। आई थिंक जब मैं जनवरी फर्स्ट वीक का आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रही थी, तब मैंने आपको मॉड्यूलर रिएक्टर के टाइप्स भी पढ़ाए थे और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर भी पढ़ाया था। तो हमारा फोकस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे इसलिए क्योंकि वो कम जगह लेता है और उतने में ही जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो प्रोड्यूस करता है। इसमें हम प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बूस्ट करना चाह रहे हैं, और उसके लिए हमें कुछ लेजिस्लेशंस पे अमेंडमेंट भी करने पड़ेंगे, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट है,
जो एटॉमिक एनर्जी के कंट्रोल, यूज, डेवलपमेंट, इन सब के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। देन आपके पास सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक एक्ट है, जो अगर न्यूक्लियर इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स कहीं पे होते हैं तो जो विक्टिम जिनके साथ गड़बड़ी हुई है उनके कॉम्पनसेशन के लिए आपको इसी फंड के थ्रू पैसा मिलता है या इसी एक्ट के थ्रू हमें पैसा देना होता है। अच्छा, गवर्नमेंट ने वैसे भी न्यूक्लियर कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि फिलहाल हमने 10 रिएक्टर्स का कंस्ट्रक्शन और कमिश्निंग किया। ये जो 8 गीगावाट है कहाँ से आया है? 10 रिएक्टर्स खड़े किए तभी तो ना। कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, मध्य प्रदेश में ये सब लोकेटेड है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। एक बार रिवाइज कर लेना। इंडिजिनस माइलस्टोन है हमारा जो राजस्थान का एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट यूनिट 7 है, वो इंडिया का लार्जेस्ट इंडिजिनस रिएक्टर है जिसने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली 2024 में। फिर भारत स्मॉल रिएक्टर्स भी है जिसको हम एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। ये जो आपके भारत स्मॉल रिएक्टर्स हैं ये 220 मेगावाट के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हैं जिनमें प्रूवन सेफ्टी और परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है। आपको पता होगा हमारा 3 स्टेज का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम था। 3 स्टेज का क्यों है? क्योंकि हमारे पास थोरियम तो एबंडेंट में है, लेकिन आप थोरियम से डायरेक्टली न्यूक्लियर एनर्जी नहीं बना सकते। तो हमने 3 स्टेज में बोला कि भाई फर्स्ट स्टेज में हम यूरेनियम यूटिलाइज करेंगे, उसका एक बाई प्रोडक्ट आता है जिसको कि हम सेकंड स्टेज में यूज करते हैं, एंड देन लेटर ऑन जो थर्ड स्टेज है वहां पे हम थोरियम को एज अ फ्यूल फॉर न्यूक्लियर एनर्जी यूज करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इंडिया इज अबंडेंट इन टर्म्स ऑफ रिजर्व ऑफ थोरियम। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की बात करूं तो ये एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जिनकी पावर कैपेसिटी 300 मेगावाट पर यूनिट की होती है। यानी कि जो ट्रेडिशनल आपके बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स होते हैं ना, उसका 1/3 एनर्जी ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स प्रोड्यूस कर पाते हैं। और इनके लिए जो कंस्ट्रक्शन है वो भी काफी छोटे पैमाने पे करना, एकदम बड़ा बड़ा प्लांट नहीं लगाना है। आप फैब्रिकेशन वाले के थ्रू फैक्ट्री क्रिएट कर सकते हो, और कहीं ना कहीं वो जो फैब्रिकेशन के थ्रू आपने फैक्ट्री बनाई है उसको डेजिग्नेटेड साइट पे ले जा सकते हो। देन आपका जो आपके स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं उनको आप सिंगल मॉड्यूल में भी डिप्लॉय कर सकते हो, मल्टीपल मॉड्यूल में भी डिप्लॉय कर सकते हो। तो ऐसे में डिपेंड करता है, जब आपकी एनर्जी डिमांड इंक्रीज होगी तो आप मल्टीपल मॉड्यूल लगा लो, जब नहीं इंक्रीज है तो सिंगल मॉड्यूल लगा लो। तो ये कहीं ना कहीं आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। क्या बेनिफिट है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के? तो ये छोटा है तो ऑब्वियसली कैपिटल इन्वेस्टमेंट बड़े वाले के कंपैरिजन में कम लगेगा, और इसके अलावा इसको आप मतलब ये जो न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स है इसको दूसरे अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स के साथ कंबाइन भी कर सकते हो, अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो इट इज अगेन गुड। इसमें ज्यादा लैंड एक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ती है जितना कि वो बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में होती है, और इसका जो सेफ्टी कंसर्न है वो थोड़ा कम रहता है एज कंपेयर टू योर ट्रेडिशनल nuclear power plants. Then you have another announcement in the budget, that is a national manufacturing mission. अब आपको पता होगा, मैं पहले कई बार बता चुकी हूँ, हमारे 3 सेक्टर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी के। एक तो एग्रीकल्चर होता है, दूसरा इंडस्ट्री, तीसरा सर्विसेज। नॉर्मली जब इकोनॉमी डेवलप होती है तो एक ग्राफ होता है, पहले एग्रेरियन रहती है, जैसे अब यूके में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया है, पहले वो भी एग्रेरियन थी ना, पेस्ट्रल सोसाइटी एग्रीरियन, वहां से उसकी इंडस्ट्री बूस्ट हुई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छी होने के बाद में फिर वहां पे सर्विसेज का ग्रोथ हुआ। इंडिया के साथ में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया के साथ में क्या हुआ, हम एग्रीकल्चर से सीधे सर्विसेज में कूद गए हैं। हमारी जो इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो एज इट इज रह गई है। आप 1970-1950 से लेके अभी तक कंपेयर कर लीजिए, एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, वो डिक्लाइन है। सर्विसेज एकदम ज्यादा बूस्ट कर जा रहा है, और ये जो आपका सेक्टर इंडस्ट्री सेक्टर है वो कम बेसी उसी लेवल पे स्टेगनेंट आपको दिखाई देगा। इसको बूस्ट करना बहुत जरूरी है, रियली एक कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करना बहुत जरूरी है, वरना आप आत्मनिर्भर आखिर बनेंगे कैसे? तो इसी पे हमारी सरकार का काफी ज्यादा फोकस है, और इसी फोकस के चक्कर में ये आपका नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन लॉन्च हुआ है, जिसका कि एम क्या है, तो हमारी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग के शेयर को एटलीस्ट 25% तक ले जाना, जो प्रेजेंटली 17% ही है, और ये पहले भी कोई बहुत ज्यादा नहीं था, कभी भी ये 20 अबव नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम करने क्या वाले हैं, तो इसमें हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत जितने हमारे स्मॉल, मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज हैं उनको सपोर्ट करेंगे।
अब मेक इन इंडिया 2014 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम इंडिया को डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल लीडर बनाना चाह रहे थे। अब ये जो आपका मिशन है, इसमें 5 फोकस एरिया हैं। एक तो ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, इन डिमांड जितनी भी जॉब है उसके लिए अप स्किलिंग प्रोवाइड की जाएगी, एमएसएमईज में हम बढ़ावा देंगे, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कराया जाएगा एंड क्वालिटी प्रोडक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे मिशन का? पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड करना, एग्जीक्यूशन के लिए रोड मैप प्रोवाइड करना कि कैसे कैसे चीजें होंगी, गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाना फॉर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट्स। ठीक है, इसी में आपका आता है क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इस मिशन के अंतर्गत ही एक इंडिया का जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसमें हम क्लीन टेक्नोलॉजी की यूसेज की बात कर रहे हैं ना, जिसमें मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। ऐसी इंडस्ट्रीज जो काफी ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, उनको हम डिकार्बनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां से एमिशन बहुत ज्यादा होता है उनको हम ग्रीन करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट वी कैन डिकार्बनाइज। तो आपका जो क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें हम सोलर पीवी सेल्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बना रहे हैं, बैटरी, मोटर्स, कंट्रोलर, विंड टर्बिन एक्सेट्रा, ताकि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सिर्फ नॉर्मल ट्रेडिशनल वाली चीजों की ना हो, हम क्लीन टेक्नोलॉजी को भी मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम अपना क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा पाए तो हम चाइना के डोमिनेंस को काउंटर कर पाएंगे, और साथ ही इंडिया जो है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेट हो पाएगी। कुछ अदर इनिशिएटिव्स भी अनाउंस हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, जैसे जो माइक्रो एंटरप्राइज है उनके लिए क्रेडिट कार्ड का अनाउंसमेंट हुआ है, 5 लाख की लिमिट रहेगी ऐसे स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज जो उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। देन देयर इज अ फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर। तो यहाँ पे ये सेक्टर बहुत बड़ा है, यहाँ पे 22 लाख लोग काम करते हैं और कहीं ना कहीं ये 4 लाख करोड़ का टर्नओवर भी जनरेट करता है। तो इसके लिए एक फोकस प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च हुई है। देन जो हमारा टॉय सेक्टर है, खिलौने बनाने वाला सेक्टर, उसके लिए भी मेजर्स लॉन्च किए गए हैं। इसमें हम इंडिया का ही एक ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, मेड इन इंडिया। देन सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग, और इसके अंतर्गत हम एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट ओपन करेंगे। कहां पर? बिहार में। ये इनिशिएटिव इस बजट में अनाउंस किए गए हैं। अच्छा, बजट के ही दौरान आपके एमएसएमई का जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है उनको बदला गया। आज से कुछ टाइम पहले, ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स पहले, आई गेस 2019 या 2020 के आसपास ये क्राइटेरिया बदला था, एंड नाउ इट हैज अगेन चेंज। ना आपको पता होगा कि जो एमएसएमई की कैटेगराइजेशन होती है वो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिमिट्स के बेसिस पे होती है, कि भाई इतना इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो है, इतना है तो स्मॉल है, एंड लाइकवाइज उसी को चेंज किया गया है ताकि जो एमएसएमईज हैं वो अपना टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर सके, उनको और ज्यादा कैपिटल मिल सके। तो आप न्यू क्लासिफिकेशन देख सकते हो। देखो, माइक्रो एंटरप्राइज के लिए फिलहाल जो इन्वेस्टमेंट लिमिट थी वो 1 करोड़ थी, उसको रिवाइज करके 2.5 करोड़ किया गया है। टर्नओवर जो फिलहाल 5 करोड़ का स्लैब था, अब वो रिवाइज होकर 10 करोड़ हो गया है। यानी कि जिनकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की रहेगी और टर्नओवर 10 करोड़, वो माइक्रो एंटरप्राइज कहलाएंगे। स्मॉल एंटरप्राइज में जो करंट इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ की थी उसे इंक्रीज करके 25 करोड़ किया गया है। टर्नओवर 50 करोड़ से इंक्रीज होकर के 100 करोड़ हो गई है। मीडियम एंटरप्राइज का जो 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, इट इज इंक्रीज टू 125 करोड़, एंड करंट का जो टर्नओवर 250 करोड़ का जो क्लासिफिकेशन था, दैट हैज नाउ बीन इंक्रीज टू 500 करोड़ रुपीस। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये स्टेट पीएससी में पूछा जा सकता है, यू नेवर नो, यूपीएससी ऑल्सो। कुछ अदर इनिशिएटिव्स जो एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट में अनाउंस हुए हैं, तो एक तो क्रेडिट गारंटी कवर रहेगा माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए। पहले क्रेडिट गारंटी कवर 5 करोड़ के लिए मिलता था और अब 10 करोड़ के लिए मिलेगा। क्रेडिट गारंटी कवर क्या होता है? जैसे कि आप लोन लेने के लिए गए, अब आपको बैंक बोलती है ना कि भाई तुम्हारी तरफ से गारंटी कौन दे रहा है ना। अब आप अगर दिवालिया हो गए या आपने नहीं पैसे चुकाए तो बैंक को तो नुकसान हो जाएगा। तो बैंक बोलती है मेरे को एक गारंटर चाहिए, मेरे पास गारंटी होनी चाहिए, तुम चाहे अपना घर ला के रखो, चाहे कोई गारंटर का साइन कराओ। वो जो गारंटर होता है जो आपकी गारंटी देता है, वैसे ही सरकार काफी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए गारंटर के तौर पे काम करती है और वो गारंटी कवर करती है कि भाई अगर इसको तुमने लोन दिया, ये ना चुका पाया तो मैं चुकाऊंगा, वही होता है क्रेडिट गारंटी कवर। देन 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड्स उद्यम पोर्टल के लिए दिए गए, पीछे पढ़ाया मैंने। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन भी है ताकि एक्सपोर्ट जो एमएसएमईज हैं उनको, उनके एक्सपोर्ट को हम बढ़ावा दे सके। न्यू फंड ऑफ फंड रुपीज 10,000 करोड़ का सेटअप किया जाएगा फॉर दी स्टार्टअप्स हु आर इन्वॉल्व इन दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
अब हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की या एमएसएमई की टू बी ऑनेस्ट क्या सिग्निफिकेंस है? तो एक तो हमारे एमएसएमईज में काफी भर भर के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। इनफैक्ट 7.5 करोड़ पीपल जो है वो अलग अलग एमएसएमईज में इन्वॉल्व है, काम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में बात करें तो इंडिया का जितना भी टोटल मैन्युफैक्चरिंग है उसका 36% आपको एमएसएमई से ही देखने को मिलता है। एक्सपोर्ट जितना भी हम करते हैं उससे 45% एक्सपोर्ट आपका एमएसएमई से जाता है। हाउएवर दे आर आल्सो स्ट्रगलिंग विद सर्टेन सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस। स्किल्ड मैन पावर की कमी है, जितने भी लोग हैं मैनुअल वाला काम करते हैं, ज्यादा स्किल्ड है नहीं। टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस अभी भी है, हमारी मशीनरी पुरानी चल रही, पुरानी सिस्टम से हम चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मार्केट में एक्सेस नहीं है, मतलब कई बार उन प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं होती। अब डिमांड ही नहीं हो रही है तो प्रॉफिट कहां से होगा? क्रेडिट का कॉस्ट बहुत हाई है, इंटरेस्ट रेट हाई रहते हैं तो क्रेडिट मिलेगा कैसे? रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करना, पूरा लाना, लॉजिस्टिक सप्लाई, दैट आल्सो एड ऑन्स दी कॉस्ट। एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी काफी इनएडुकेट है। ये सारे चैलेंजेस हैं एमएसएमईज के। यूनियन बजट में ना एक न्यू ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च हुआ है फॉर दी मेन्यूस्क्रिप्ट। सब मेन्यूस्क्रिप्ट याद है, पांडुलिपि जिनको कहते थे। पुराने जमाने में पन्ने तो थे नहीं, अभी आप नोट्स पेन पेपर पे लिख लेते हो, आईपैड पे लिख लोगे, फोन पे लिख लोगे। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो अब क्या करें, हाथ पे लिखोगे तो हाथ धुल जाएगा। तो पहले के जमाने पे जो आपके ट्रीज होते थे उनके बार्क पे लिखा जाता था, पत्तों पे लिखा जाता था। जैसे आपको मोहब्बतें मूवी याद है जिसमें शाहरुख खान ने वो पीपल लीफ थी क्या, पीपल की लीफ पे ऐश्वर्या राय को लिख करके दिया था, पत्ते उड़ते दिखते हैं, अगर याद आए किसी बच्चे को तो। एनीवेज, ये जो मिशन है, हमारी कंट्री में जितने भी हमको पुराने जमाने के मेन्यूस्क्रिप्ट मिले हैं उसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है। जैसे कि इसमें होगा क्या कि हम पहले तो जो अलग अलग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, लाइब्रेरीज में, म्यूजियम्स में जो भी मेन्यूस्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं उनको सर्वे करेंगे। सर्वे करने के बाद उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा और फिर कंजर्वेशन करेंगे। तो ऐसा माना जा रहा है 1 करोड़ से भी ज्यादा मेन्यूस्क्रिप्ट पुराने जमाने की कहीं कहीं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, लाइब्रेरी सब में मौजूद है। इस मिशन से हम अपनी हिस्टोरिकल जो कल्चरल बैकग्राउंड है उसको प्रिजर्व कर पाएंगे, जो एंशिएंट इंडियन नॉलेज है उसको भी कहीं ना कहीं कंजर्व कर पाएंगे। और अगर आप इसको डॉक्यूमेंट करके रख लोगे तो आपके पास आगे की काफी लंबी समय तक भी ये जो मेन्यूस्क्रिप्ट है इसमें एक्सेस बरकरार रहेगा। क्योंकि एक ना एक दिन तो वो पत्ता खराब हो जाएगा या बाग खराब हो जाएगा, बट हम उसको डिजिटलाइज वे में भी कंजर्व करके रखने वाले हैं, डॉक्यूमेंट करके रखने वाले हैं, तो वो आगे भी काम आएगा। इस न्यू मिशन को अकोमोडेट करने के लिए जो बजट एलोकेशन नेशनल मेन्यूस्क्रिप्ट मिशन के लिए किया गया है उसको बढ़ा दिए हैं। पहले 3.5 करोड़ था इस मिशन के लिए, मिशन में बताऊंगी अभी, और उसके अब जो है 60 करोड़ कर दिया गया है। मेन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है? जैसे कि मैंने बोला, हैंड रिटन कॉम्पोजिशन है जो किसी पेपर, बाग, पाम लीफ पे लिखी गई हो। पेपर तो बहुत बाद में आया, जाहिर सी बात है ना, आपको पता है कि जो प्रिंटिंग प्रेस है वही पोर्टुगीज के आने के टाइम पे हुआ। उससे पहले तक में काफी दिक्कतें थी। मुगल काल में आपको थोड़ा थोड़ा वो छोटा छोटा कुछ कुछ दिखाई देता है, पर ओवरऑल आपको जो 75 सालों की जो हमारी एस्थेटिक हिस्टोरिकल वैल्यू है उसको हम प्रिजर्व करना चाह रहे हैं। एक मेन्यूस्क्रिप्ट आपको देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं बख्शाली मेन्यूस्क्रिप्ट, जो 3rd या 4th सेंचुरी एडी की है। ये एक एंशिएंट इंडियन मैथमेटिकल टेक्स्ट है जो एक बर्च बाग पे लिखी गई है, बर्च ट्री के बाग पे लिखी गई है। नाउ दिस इज द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड एग्जांपल ऑफ द यूज ऑफ जीरो। लिथोग्राफ्स इसी में होते हैं, जैसे स्टोन पे ड्राइंग बनाई हुई है और फिर उन जो इमेजेस हैं उनको पेपर पे ट्रांसफर किया गया है। अच्छा, याद रखेंगे जो आपके ये लिथोग्राफ्स होते हैं, जो स्टोन पे ड्राइंग है या जो प्रिंटेड वॉल्यूम्स है, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है। थीम्स इसमें क्या मिलेगी? हिस्ट्री, रिलीजन, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये सारी थीम्स आपको मिलती हैं। तो अब इंडिया के पास ना नियरली 10 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो एंशिएंट स्क्रिप्ट्स लिखी हुई है, ब्राह्मी, गौड़ी, लेपचा, मैथिली, इन सारी चीज़ों में। 75% स्क्रिप्ट हमारी संस्कृत में है, 25% जो है रीजनल लैंग्वेजेस में है। अब ऑलरेडी हमने बहुत पहले 2003 में ना नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन लॉन्च किया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर की तरफ से था, ताकि हमारे जो पुराने एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट है उनको हम लोकेट और प्रिजर्व कर पाए। आपकी जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है जो कोलकाता में लोकेटेड है, वहां पर 3600 रेयर एंड हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी गई हैं। इनफैक्ट जो आपका बहुत पुराना 1784 का एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था, उस समय वो सर विलियम जॉन्स के द्वारा फाउंड किया गया था, वो इन एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटाइजेशन प्रोसेस कर रहा है। ये देख सकते हो, ये पांडुलिपि है, ये एक बर्च पे लिखी गई, आपको दिख रही है, क्या लिखा है तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, बट दिस इज अ मैन्युस्क्रिप्ट।
फिर हमारे पास आता है जल जीवन मिशन, जिसे एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 के लिए इस बजट में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, जल जीवन मिशन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जल जीवन मिशन है रूरल हाउस होल्ड तक फंक्शनल टैप वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना, ताकि एटलीस्ट पर डे पर पर्सन 55 लीटर्स का जो पानी है वो अवेलेबल हो सके। अब आपको पता होगा हमारे यहाँ पे गांव के एरियाज में, काफी एरियाज में पानी की समस्याएं रही हैं और पानी के लिए लोगों को 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक चल चल के जाना पड़ा है, वो पानी लेकर आते थे। तो ऐसा ना करना पड़े, उसके लिए 2019 की बात थी जब आपका जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था, ताकि हम फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड कर सके, so that every person can get 55 लीटर पर कैपिटा पर डे ड्रिंकिंग वाटर, स्पेशली रूरल हाउस होल्ड में। हमारा टारगेट था 2024 तक ये अचीव करना। इसमें विलेज लेवल की प्लानिंग और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है आप टैप वाटर कनेक्शन बिठा रहे हो तो भाई जहां से पूरा कनेक्शन बिठाओगे तो वहां के विलेजर्स को उसके बारे में ज्यादा जानकारी रहेगी ना, कि पानी का सोर्स कहाँ से है, कहाँ से कैसे लाने तक, कितने घर तक हमारा फंक्शनल टैप वाटर सप्लाई पहुंच सकता है। तो लाइकवाइज इस मिशन के अंदर मैंडेटरी था कि जो विलेज वाटर और सैनिटेशन कमेटी बैठेगी या जो पानी समिति होगी, उसकी 50% जो मेंबर्स हैं वो विमेन रहेगी। तो यहाँ पे हमने विमेन को भी डिसीजन मेकिंग में शामिल किया है। जल जीवन मिशन की बात करें तो एक्चुअली में काफी पहले हमारा नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम चलता था, उसी को रीस्ट्रक्चर करके सबस्यूम किया गया जल जीवन मिशन में। ये डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत एक स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड टाइम की। और अगर हम देखें तो इसका जो फंडिंग पैटर्न है वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। नॉर्मली स्टेट्स और सेंटर के बीच में 50-50 का डिस्ट्रीब्यूशन है। हिमालयन स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्ट के लिए 90-10 और यूनियन टेरिटरीज के लिए आपका 100% यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसी को एक्सटेंड किया गया है। आप देखेंगे तो जल जीवन मिशन के ना कुछ कंपोनेंट्स भी है, जैसे हमने बात की है सेफ ड्रिंकिंग वाटर की, यानी वाटर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। फिर टैप वाटर सप्लाई, तो जैसे कि मैंने आपको बोला हर घर में फंक्शनल टैप वाटर सप्लाई है। बॉटम अप प्लानिंग है, क्योंकि जो वहां के लोग रहने वाले हैं उनको भी हम डिसीजन मेकिंग में प्लानिंग प्रोसेस में शामिल कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, यहाँ पे 50% मेंबर्स विमेन होंगे, आई टोल्ड यू। फोकस है फ्यूचर जनरेशन में, कि भाई फ्यूचर के जो जनरेशन है उनको पानी लेने इतनी दूर नहीं जाना पड़े, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें और पानी हर घर तक पहुंचा दें। यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है। जब आपका टैप वाटर का पूरा कनेक्शन लगेगा तो वहां पे जनरेशन, तो जो लोकल पीपल है उन्हीं को तो आप एम्प्लॉय करके वो पूरा कार्य करवाओगे ना। तो वाटर सप्लाई का जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। देन आपका ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ग्रे वाटर कौन सा होता है, जो ऑलरेडी एक बार आप यूज कर चुके हैं, वेस्ट वाटर, जब आप उसको रिसाइकल कर देते हो तो काइंड ऑफ वो ग्रे वाटर कहलाता है। हमारा वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग पे भी काफी सारा फिलहाल पे फोकस है। देन सोर्स सस्टेनेबिलिटी की भी बात यहाँ पे की गई है। ऐसा नहीं है कि कहीं को भी खोद खोद के पानी निकाल रहे हैं, नहीं, हमें ग्राउंड वाटर के रिचार्ज का भी ध्यान रखना होगा। तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। अभी तक जल जीवन मिशन ने क्या अचीव किया है, तो 12 करोड़ फैमिलीज को पाइप ड्रिंकिंग वाटर पहुंच चुका है सिंस 2019, जो कि काफी ज्यादा अच्छी एक इंपॉर्टेंट बात है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने 100% कवरेज कर लिया है, लाइक अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना, मिजोरम, काफी यूनियन टेरिटरीज भी है जहां पे आपको 100% कवरेज देखने को मिलता है, जैसे अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव एक्सेट्रा, पुडुचेरी ऑल्सो। तो ये जल जीवन मिशन था। देन आयुष्मान भारत जो पीएम जन आरोग्य योजना है, अब उसमें 1 करोड़ गिग वर्कर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा, कवर किया जाएगा, ऐसा यूनियन बजट में अनाउंस किया गया है। अब मैं आपको अभी इकोनॉमिक्स या कुछ जब PT 365 पढ़ा रही थी तो आई टोल्ड यू गिग वर्कर्स क्या होते हैं। देखिए, नॉर्मली जो एम्प्लॉयमेंट रिलेशन होता है वो क्या होता है, जैसे आप एक एम्प्लॉय हैं और आपका एक एम्प्लॉयर होगा ना। जब आप जॉब ज्वाइन करेंगे इसके यहाँ पे, तो आपके बीच में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन स्थापित हो जाता है। आप जैसे आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 10 से 5 जॉब करना है, तो आप 10 से 5 ऑब्लाइज्ड है उसको जॉब करने के लिए, जब तक कि आपका टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे मान लीजिए आपकी नौकरी फिलहाल 3 साल की, 5 साल की, तो उतने समय के लिए आपका एक बाउंडेशन रहता है, यानी ट्रेडिशनल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप रहता है। गिग वर्किंग में ऐसा नहीं होता है। गिग वर्किंग में सिर्फ एक प्रोजेक्ट के बेसिस पे आप काम के लिए किसी के साथ जुड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, तो
कंटेंट राइटर हमेशा के लिए हायर किया जाता है ऐसा नहीं। आज आपको उससे कुछ लिखवाना है, आपने उसको कांटेक्ट किया, भाई मेरे को ये आर्टिकल लिख करके दे दो, उसने आर्टिकल लिखा, आपने उसको पैसे दिए, खत्म, आपका टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे खत्म। वो ऑब्लाइज नहीं और कोई काम करने के लिए। या फिर आपके जो जोमेटो स्विगी के जो बीच के प्लेटफॉर्म वर्कर है जो आपको आके चीजें डिलीवर करते हैं, दे आर ऑल्सो गिग वर्कर, वो कोई फुल टाइम एम्प्लॉय होंगे ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके बीच एम्प्लॉयर रिलेशन होता है। नाउ दिस गिग वर्किंग हैज गॉट प्रोमिनेंस विद इन पास्ट 4-5 ईयर्स। काफी ज्यादा लोग गिग वर्किंग में इन्वॉल्व हो गए क्योंकि ट्रेडिशनल जो वर्क रिलेशनशिप है वो वैसे ही काफी कॉम्प्लिकेट हो रखा है। तो आपका जो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है ये 5 लाख रुपए पर बेनिफिशियरी फैमिली पर ईयर देता है फॉर सेकेंडरी टर्शियर हॉस्पिटलाइजेशन। कोई हॉस्पिटलाइज हो गया तो उसके लिए ये एप्लीकेबल होता है। गवर्नमेंट इसके अलावा गिग वर्कर्स के लिए ना आइडेंटिटी कार्ड भी इशू करेगी और पूरा जो ई श्रम रजिस्ट्रेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत एक पोर्टल है जिसमें आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज रजिस्टर होते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन का भी काम वो करेगी फॉर गिग वर्कर्स। एंड हमारा सोशल सिक्योरिटी कोड आया था 2020 में। सरकार ने काफी सारे लेबर लॉ को सबस्यूम करके 4 कोड्स बनाए थे, उसी में से एक कोड ये आपका सोशल सिक्योरिटी का है जिसमें स्पेसिफिकली गिग वर्कर्स को भी डिफाइन किया गया। गिग वर्कर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कोई वर्क परफॉर्म करता है और किसी वर्क अरेंजमेंट में पार्टिसिपेट करता है और उसी वर्क अरेंजमेंट से वो पैसे भी अर्न करता है। हाउएवर ये ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता। क्या कहा मैंने? आपने एक प्रोजेक्ट किसी को बोला कि भाई वीडियो एडिटिंग करके दो, जैसे शादी में आपका जो फोटोग्राफर आता है वो क्या लाइफ टाइम फोटोग्राफर है? नहीं, वो शादी के लिए बस आया है। या फिर आपने किसी को एक पर्टिकुलर अपना असाइनमेंट लिखने का काम दे दिया, आजकल बच्चे ये भी करते हैं कॉलेज में, असाइनमेंट लिखने का काम दिया, उस असाइनमेंट वाले ने लिख के दिया, आपने उसको पैसे दे दिए, आपने असाइनमेंट ले लिया, खत्म कहानी, वहीं पे हो गया। वो आपका एम्प्लॉय थोड़ा ना बन जाएगा, आप उसके एम्प्लॉयर नहीं बन जाएंगे। ये एक तरह से इन जनरल गिग वाली चीजें होती है। और नीति आयोग की रिपोर्ट की माने तो 7.7 मिलियन वर्कर्स जो है वो फिलहाल गिग इकोनॉमी में एंगेज्ड है और ऐसा माना जा रहा है कि 29-30 आते तक तो ये और एक्सपैंड हो जाएगा। गिग वर्कर्स ना काफी तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं क्योंकि ये ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप तो है नहीं, तो उनको एचआरए पेंशन ये सारी चीजें तो मिलेंगी नहीं और ना ही उनको किसी तरह की कोई इनकम सिक्योरिटी रहती है, ना ही जॉब सिक्योरिटी रहती है क्योंकि जनरली वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे जाने जाते हैं। तो उनके पास कोई मिनिमम वर्किंग आवर, मिनिमम वेजेस इस तरह की राइट नहीं होती क्योंकि पर टास्क के हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। अच्छा, नॉट ओनली दैट, जो आपका गिग इकोनॉमी है वो अर्बन सेंट्रिक फिनोमिना है क्योंकि रूरल एरियाज में तो डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि गिग वर्किंग करनी कैसे और इंटरनेट की सुविधाएं मौजूद नहीं है तो करेंगे कहां से। सोशल प्रोटेक्शन होता नहीं, जैसे अभी मैंने बोला ना, तो आपको किस तरह का एचआरए मिल रहा है, ना ही आपको पेंशन फंड मिलने वाली है, ना आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलने वाला है क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है ही नहीं। देन जो आपके वर्कर्स हैं कहीं ना कहीं उनको काफी सारा स्ट्रेस प्रेशर की वजह से फील करना पड़ता है क्योंकि रेटिंग्स आती है। अब जैसे आपने कस्टमर केयर पे किसी बंदे को फोन किया तो वो बंदा आपको बोलता है ना कि सर मैम मेरी रेटिंग दे दो, आपकी उस रेटिंग के परफॉर्मेंस के बेसिस पे कहीं ना कहीं उसका फ्यूचर डिपेंड होता है। अगर आपने उसको अच्छी रेटिंग नहीं दी तो वहां पे कचरा हो जाता है, मतलब उसका जो इंक्रीमेंट होगा, उसकी सैलरी होगी, वो कहीं ना कहीं डिडक्ट होती है। सिमिलर गोज फॉर योर एट टाइम्स जो आपके फूड डिलीवरी ये वाले भी होते हैं, कई बार वो भी रेटिंग्स मांगते हैं। अगर उसमें आपने रेटिंग सही नहीं डाली तो फिर उनकी जो कहीं ना कहीं प्रेशर है वो बढ़ जाती है। इंडिया में गिग वर्कर्स के लिए ऑलरेडी इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है जहां पे जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए भी लाइफ डिसेबिलिटी कवर, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर, इस तरह की चीजें लाई गई। ई श्रम पोर्टल एक डेटाबेस है हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का, जिसमें एम क्या है, उनका पूरा डेटा रख करके उनको एम्प्लॉयबिलिटी प्रोवाइड करना, जहां पे एम्प्लॉयर्स को रिक्वायरमेंट है उनको वहां पे एम्प्लॉयज देना और जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के एम्प्लॉय हैं उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम का बेनिफिट देना। राजस्थान का अपना प्लेटफॉर्म है गिग वर्कर्स के लिए, रजिस्ट्रेशन वेलफॉर्म एक्ट उन्होंने ला दिया है पूरा, जो गिग वर्कर्स को या प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी या बेनिफिट प्रोवाइड करता है। प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन से? यही जो आपके जोमेटो स्विगी के लोग आते हैं। व्हाट इज जोमेटो और स्विगी? जोमेटो का अपना रेस्टोरेंट है क्या? नहीं, एक रेस्टोरेंट ने उस पर यहाँ पे रजिस्टर किया, आप जोमेटो पे उस रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हो, स्विगी से ऑर्डर करते हो, वो आ जाता है। जैसे आजकल ब्लिंकिट में भी हो रहा है, ब्लिंकिट का अपना स्टोर होगा ऐसा नहीं है, वो जो ब्लिंकिट में जो स्टोर रजिस्टर है वहां से चीजें आ जाती हैं, तो वो बीच का प्लेटफॉर्म है ना, तो वहां पे जो वर्कर्स काम करते हैं वो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो जाते हैं। सिमिलरली कर्नाटका की तरफ से भी प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स के लिए बिल आया हुआ है जिसमें एक गिग वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात की गई है, वेलफेयर फीस बनाने की बात की गई है।
और इन्हीं वर्कर्स के लिए कहीं ना कहीं एक कमेटी बैठी है, मतलब 3 कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है ताकि हम कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी मॉडल ड्राफ्ट कर सके। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का भी पार्टिसिपेशन रहेगा और ये जो है ये क्या करने वाले हैं, जितने हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं इंक्लूडिंग गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इन सभी के लिए हम एक सोशल सिक्योरिटी मॉडल लाएंगे ताकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं भाई उनको तो मिल जाता है पेंशन वेंशन ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के है लेबर वर्ग है वगैरह वो कहां जाएगा, तो उनके लिए भी हमें एक सोशल सिक्योरिटी मॉडल डिसाइड करना है। ईच कमिटी विल कंप्राइज 5 स्टेट्स। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया है एक डेडिकेटेड सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर स्कीम हम गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी लाएंगे। अब जरूरत क्यों पड़ गई, तो जरूरत ये पड़ी है कि अभी तक जो आपके ये जो एम्प्लॉयज रहे हैं मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, उन तक कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट पहुंचा ही नहीं है, ना ही किसी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस है, ना ही इनकम सिक्योरिटी है, कुछ भी नहीं है। तो जब ओल्ड एज हो जाएगी या फिर अगर वो किसी वजह से अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, वर्क इंजरी आ जाती है किसी वजह से, जिसे आपने सुना होगा ना कि फैक्ट्री में हाथ कट गए, पैर कट गया, वो कुछ करने लायक नहीं, तो फिर ऐसे में कैसे उसका काम चलेगा, कुछ तो सोशल सिक्योरिटी उसके पास होनी चाहिए। तो नीड यह है इसलिए है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही है। इनफैक्ट हमारा 94% का जो वर्कफोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और इनके लिए किसी तरह की सोशल सिक्योरिटी लॉ नहीं है। फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रहा है। पहले क्या होता था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अब आपको याद होगा जैसे ज्वाइंट फैमिली है, 3 भाई है, पापा है, ठीक है। अब 3 भाई में से किसी एक भाई का मान लो काम नहीं चल रहा है बहुत अच्छा, वो ज्यादा नहीं कमाता, लेकिन जब वो जॉइंट फैमिली में रहते थे ना तो बाकी जो लोग कमा रहे होते थे उन्हीं के पैसे से कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट होकर के भी इसकी भी जिंदगी की गाड़ी चल जाती थी। सब साथ में रहते थे ना, तो एक कोई कम भी कमा रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसको खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल घर के लिए चीजें चल रही होती थी। अब हो गई न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली मतलब हम दो हमारे दो, तो अब ऐसी सिचुएशन में हम दो में हम ही दो नहीं कमाएंगे तो हमारे दो को क्या खिलाएंगे, दैट इज अ प्रॉब्लम नाउअडेज। इसके अलावा जॉबलेस ग्रोथ है, चीजें ऑटोमेट हो रही है, ऑटोमेशन होने के बाद ह्यूमन की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, जॉब छूट जा रही है। करंटली हमारे पास सोशल सिक्योरिटी का क्या मैकेनिज्म है, जो कोड ऊपर अभी मैंने पढ़ा है, इस कोड के अंतर्गत काफी सारे सोशल सिक्योरिटी लॉस को सब्स्यूम किया गया है। नियरली 9 ऐसी सेंट्रल लेबर लेजिस्लेशन है, जैसे आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का एक स्पेसिफिक एक्ट है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का एक एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है। तो ये सारी जो है इसके अंतर्गत ना आपको जो वर्कर्स होते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते थे, इनको सब्स्यूम करके कोड बना दिया गया ना। इस कोड में सोशल सिक्योरिटी फंड का भी एस्टैब्लिशमेंट किया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नॉट ओनली दैट, लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवरेज है, उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, फिर पेंशन कवरेज के लिए आपका श्रम योगी मानधन है, एनपीएस है, एक्सेट्रा। ना टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, दिस इज योर मेंस टॉपिक। ये जो गिग वर्कर्स का जो बढ़ता हुआ सिनेरियो है ये आपके मेंस का टॉपिक आ जाता है। इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट या सोशल इश्यूज का भी ये एक टॉपिक हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ प्रीलिम्स यहाँ पे जो आपको स्कीम्स दिखाई दे रही हैं इनसे सवाल बन सकते हैं, या फिर गिग वर्कर्स किन्हें कहा जाता है उससे सवाल आपका बन सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में। अब यूनियन बजट ने जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना था उसका एलोकेशन बढ़ा दिया है। सूर्य घर योजना में क्या था, आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही थी सरकार, आपको नहीं, मतलब बहुत सारी जगह को। एक्चुअली एक तरह का सोलर इनिशिएटिव है, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे रही। इसका मतलब ये नहीं कि बिजली बिल माफ कर दिया है, इनका कहना है अपने घर पे सोलर पैनल लगाओ, छत पे इतनी तो जगह होगी, उस सोलर पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको यूज करो तो आपका बिल वैसे भी जीरो आएगा। सो बेसिकली ये जो योजना है 2024 में लॉन्च हुई थी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डोमेस्टिक रूफटॉप सोलर इनिशिएटिव है इंडिया के एनर्जी लैंडस्केप को चेंज करने के लिए। अब आप देख सकते हैं ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल इसमें इन्वॉल्व होगी, और इसका आउटले तकरीबन 75,000 करोड़ का है, टू बी इम्प्लीमेंटेड टिल फाइनेंशियल ईयर 26-27। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाना, पैनल लगाना, प्लांट नहीं पैनल, और कहीं ना कहीं फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना अप टू 300 मंथली यूनिट्स फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड।
तो आप 300 यूनिट तक का जो बिजली जनरेट करोगे सोलर पैनल लगा के, वो तो माफ हो जाएगा। उससे ऊपर का अगर हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो अलग मुद्दा है। नॉर्मली उतना ही आता है, उससे ज्यादा नहीं होता। एकदम ही एसी वेसी चला दोगे तो अलग बात है, बट अदरवाइज नहीं होता। इसके कंपोनेंट्स में मॉडल सोलर विलेज है, पूरे विलेज को हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे। इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं आपके। जो मॉडल सोलर विलेज है उनका फोकस क्या है, 1 मॉडल सोलर विलेज पर डिस्ट्रिक्ट थ्रू आउट द इंडिया। तो जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट है उसमें कोई तो भी एक विलेज होगा जो मॉडल सोलर विलेज कहलाएगा। इसके अंतर्गत हाउस होल्ड्स को 40% तक सब्सिडी मिलेगी। जितना पैसा लगाओगे उसका 40% सरकार आपको सब्सिडी के तौर पे दे देगी। नाउ सब्सिडी इज प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन हाउस होल्ड्स एवरेज मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एंड करस्पॉन्डिंग सूटेबल रूफटॉप सोलर प्लांट कैपेसिटी। कोलेट्रल फ्री लोन्स है, तो हाउस होल्ड्स अगर चाहें तो जब आपको लगाना है ना सोलर पैनल, तो वो फ्री में तो नहीं आता है, उसके लिए लोन भी ले सकते हो। 1.5 लाख 2 लाख तक का खर्चा उसमें आएगा। 3 किलोवाट तक लगा रहे हो तो 1.5-2 लाख का खर्चा आ जाता है। की बेनिफिट्स क्या है, तो ऐसा है कि एनुअली जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में 75,000 करोड़ सरकार की स्पेंडिंग होती है वो सेव हो जाएगी। इसके अलावा हाउस होल्ड का भी जो एनर्जी कॉस्ट है, जो हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, वो कट होगा। रीनेबल एनर्जी बूस्ट होगी, जिससे कार्बन एमिशन भी कम होगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल से फिर आप कम वो करोगे ना। अब देखो यहाँ पे ना, ये जो यहाँ पे आपके कैपेसिटी के हिसाब से है ना, ये सब्सिडी की कैपेसिटी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कीम ने क्या बोला है, अगर आप 1 किलोवाट तक का सिस्टम लगा रहे हो तो 30,000 सब्सिडी मिल जाएगी। 2 किलोवाट में 60,000 है, 3 किलोवाट या इससे हायर है तो 78,000 की सब्सिडी आपको मिल सकती है, इनकेस आप लगवाना चाहते हैं तो। अब रामसर कन्वेंशन में तो इतनी वेटलैंड्स ऐड होती जा रही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट मोर यू नीड टू स्टडी, बट नॉनदलेस अब हमारे पास 89 जो हमारे वेटलैंड्स हैं वो रामसर कन्वेंशन में क्या हो गए हैं, रजिस्टर हो गए, उसके लिस्ट में शामिल हो गए, विच इज द हाईएस्ट इन एशिया एंड 3rd ग्लोबली। तो जो नए वेटलैंड्स ऐड हुए हैं वो तमिलनाडु, सिक्किम और झारखंड से है। और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, रामसर साइट सबसे ज्यादा तमिलनाडु के पास ही है, हाईएस्ट अमॉन्ग दी ऑल दी स्टेट्स। एंड सिक्किम और झारखंड के लिए ये जो रामसर साइट्स है वो उनकी पहली है। अब रामसर एक जगह है ईरान में, है ना। क्या हुआ है, वेटलैंड्स जो होते हैं आपके लैंड एरिया होते हैं जो पानी से सेचुरेटेड है। अब ऐसा नहीं कि डबरा नाला को भी वेटलैंड बोल देंगे, नहीं। पानी से सेचुरेटेड होने के साथ साथ वो बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी को भी सपोर्ट करते हैं। वहां पे बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स का स्टॉक पे है। इसके अलावा वहां पे आसपास जो फ्लोरा एंड फौना है उसकी बायोडाइवर्सिटी काफी हाई है। तो ऐसे चीजों को हम बोलते हैं वेटलैंड, ठीक है। सेचुरेटेड भी है, उसकी बायोडाइवर्सिटी भी हाई है, वहां पे बर्ड्स भी बहुत सारे आते हैं, समथिंग लाइक उसके पास यूनिक स्पेशलिटी है। अब ऐसे वेटलैंड्स को ना हम एक कन्वेंशन में शामिल करते हैं ताकि उनकी प्रोटेक्शन पे हम और ज्यादा ध्यान दे सके। तो 1971 में रामसर एक जगह है ईरान में, वहां पे एक कॉन्फ्रेंस हुई। वहां पे हमने बोला कि यार हमको वेटलैंड्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो करना चाहिए, पर दुनिया भर में तो इतनी वेटलैंड्स है, कैसे प्रोटेक्ट करें, क्या करें। तो हमने बोला कोई बात नहीं, हम एक कन्वेंशन लेकर के आते हैं। उस कन्वेंशन में हम एक लिस्ट जारी करेंगे, रामसर लिस्ट होगी वो। उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन कौन से वेटलैंड्स हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, और इनको हमें प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एनवायरमेंटल एंड वाटरफाउल कंजर्वेशनिस्ट जो थे उन्होंने फर्स्टली आइडिया प्रपोज किया एक इंटरनेशनल ट्रिटी होनी चाहिए ताकि हम वेटलैंड्स को सेफगार्ड कर सके। उन्हीं प्रपोजल के बेसिस पे 1971 में जो ईरान की सिटी रामसर है वहां पे ये कन्वेंशन जो है अडॉप्ट की गई। प्राइमरी गोल क्या है, एक फ्रेमवर्क क्रिएट करना जिससे कि हम जो वेटलैंड्स का यूज है वो सस्टेनेबल कर सके और इनको कंजर्व भी कर सके, क्योंकि वेटलैंड्स जो है वो आपके क्रिटिकल हैबिटेट होते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए। अब जो नए 4 इसमें इंक्लूड हुए हैं उसको देख लेते हैं। तमिलनाडु का आपका है सकाराकोटाई बर्ड सेंचुरी, जो गल्फ ऑफ मन्नार के पास लोकेटेड है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में है। आपके जो माइग्रेटरी स्पीशीज है वो सेंट्रल एशिया से फ्लाई करते हैं, जिस रूट से आते हैं उसको सेंट्रल एशियन फ्लाईवे बोला जाता है। हिस्टोरिकली भी ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि बहुत पुराना है, 1321 AD के टाइम का है, और उस समय कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी कि खुदी मरमुत्तु के थ्रू इसको बनाया गया था, डग किया गया था। देन यहाँ पे काफी सारी स्पीशीज आती हैं, जैसे आपके पेंटेड स्टॉक है, ब्लैक हेडेड इबीज है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका है ये तीरतंगल बर्ड सेंचुरी, ये भी गल्फ ऑफ मन्नार के पास ही है, और ये अपनी बाबुल के लिए जाना जाता है। बाबुल ट्रीज है यहाँ पे, बबूल का ट्री होता है ना, बाबुल बोल दिया मैंने, बबूल ट्री, ये तो आप जानते होंगे, अकाशिया का जो ट्री होता है बबूल का। और यहाँ पे भी यही पेंटेड स्कार, ब्लैक हेडेड इबीज, ये सारे आते हैं। सिक्किम का जो पहला है भाई, इसको याद रख लो, ये है आपका केचाऊ पलरी वेटलैंड,
इसको विशिंग लेक भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस लेक पर आकर के जो लोग अपनी विशेस मानते हैं वो विशेस फुलफिल होती हैं। लोकली इसको शू जो शो बोला जाता है, यानी कि ओ लेडी सिट हियर, इसका मीनिंग है। ओरिजिनली इसका नाम था का चोट पालरी, विच मीन्स हेवन ऑफ दी पद्म संभव। ये ना सर्क टाइप वेटलैंड है जिसको बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों ही लोग सेक्रेड मानते हैं। अब सेक्रेड मानते हैं तभी तो वहां पे विश मांगने के लिए आते हैं ना। ये सिक्किम का पहला, इसलिए याद रखेंगे। झारखंड का पहला ये उधवा लेक है, जो सेंट उधावा, जो महाभारत के टाइम से कृष्णा जी के फ्रेंड थे, उनके नाम पर इसको रखा गया है। डिक्लेयर्ड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। सेंचुरी में 2 वाटर बॉडीज है, एक तो है पातुरान और बेरहाले, एंड इसमें काफी सारे बर्ड्स आते हैं, जैसे आपके ब्राह्मण काइट आएगी, फिशिंग ईगल्स है, हाउसिंग स्विफ्ट है। तो ये सारे आपके वेटलैंड्स हैं जो ऐड हुए हैं। ठीक है, कर्नाटका ने डिग्निफाइड डेथ अलाउ किया है। अभी कल ही मैंने आपके लिए PT 365 सोशल इश्यूज का अपलोड किया, उसमें हमने यूथेनेशिया को काफी डिटेल में पढ़ा, ये उसी से रिलेटेड न्यूज है। अब देखो क्या होता है, कई बार ऐसा होगा कि मान लीजिए कोई पर्सन है, उसकी तबीयत इस कदर खराब हो गई है कि उसके ठीक होने के कोई आसार नहीं, वो बिल्कुल कोमा में ही है, उसी में बिस्तर में पड़ा रहेगा जब तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो जिंदा है, अदरवाइज उसकी रिकवरी के कोई आसार नहीं है। बहुत पहले अरुणा शानबाग करके एक केस हुआ था, उनके साथ रेप हुआ था, एंड रेप के बाद शी जस्ट बिकेम काइंड ऑफ पैरालाइज, टोटली पैरालाइज, और 20-25 पता नहीं बहुत लंबे साल तक वो बेड रिडन ही रही, मतलब वो मरणासन स्थिति ही थी। शी वॉज नॉट अलाइव, हमने उसको लाइफ सपोर्ट देकर के रखा हुआ था। तो उनकी फ्रेंड जो लॉयर थी, उन्होंने कोर्ट में केस दायर किया कि इस तरह से जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है, हमें डिग्निफाइड डेथ का भी तो हक है, अगर राइट टू लाइफ है तो राइट टू डाई विथ डिग्निटी भी तो है। तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथनेशिया को लीगलाइज किया। ना व्हाट इज पैसिव, व्हाट इज एक्टिव, ये मैं आपको बताऊंगी। दरअसल हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला जो टर्मिनली इल पेशेंट होते हैं, दे ऑल्सो हैव द राइट टू डाई विद डिग्निटी। आपके आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता है। तो केरला ने ऑलरेडी इस डायरेक्टिव को, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव को इंप्लीमेंट किया था। अब कर्नाटका बिकम्स द सेकेंड स्टेट टू डू सो। सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका अरुणा शानबाग के बाद एक कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था, उसमें बोला कि आर्टिकल 21 में राइट टू डाई विद डिग्निटी भी एक फंडामेंटल राइट है, और उसमें फिर से आपके जो पैसिव यूथनेशिया की लीगल वैलिडिटी थी उसको अपहेल्ड किया गया। यूथनेशिया क्या, जब आप डेलिबरेटली किसी पर्सन की जिंदगी को खत्म करते हो ताकि उसकी जिंदगी में वो जो पेन है, जो इनक्यूरेबल डिजीज हो गई, उससे हम उसको आजाद कर सके। अब ऐसा नहीं है कि किसी का ब्रेकअप हो गया तो धक्का दे दो कि भाई ब्रेकअप का पेन उसको झेलना पड़ रहा है, यूथनेशिया ये तो नहीं, वैसा नहीं होता। यूथनेशिया ब्रेकअप हुआ है, वो नहीं मरा है, जब तक कि वो मरणासन स्थिति में ना पहुंच जाए, ऐसा डिसऑर्डर ना हो जाए कि भाई अब तो मालूम ही है कि ही और शी कैन नॉट रिकवर, और वो बिल्कुल बोलते ना मौत से बदतर जिंदगी अगर जी रहा है तो फिर उसको हम डेलिबरेटली एंड करते हैं उसकी लाइफ को। 2023 में फिर से जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने डायरेक्शंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया था। पैसिव यूथनेशिया करने के लिए ना मेडिकल डायरेक्टिव्स हैं, मैंने कल के सोशल इश्यूज के PT 365 में अच्छे से इसको कवर कराया है, उसमें डिटेल में देख लेना। इसमें प्राइमरी मेडिकल बोर्ड की पहले तो पूरी असेसमेंट रिपोर्ट चाहिए होती है, उस रिपोर्ट के बाद सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड भी रिपोर्ट चेक करता है कि हाँ भाई कोई आसार नहीं है इसके ठीक होने के, तब कहीं जाके आप उस पर्सन को मारते हो। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी हुई कि यार ये तो बहुत पेन में है, इसका तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम ही हटा देता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, पैसिव यूथनेशिया होता है और एक्टिव यूथनेशिया होता है। ये मैं यहाँ पे डायग्राम में भी मैंने आपके लिए लिखा है, मैं वैसे ही आपको समझा देती हूँ। एक्टिव यूथनेशिया का मतलब है जानबूझ के आपने कोई इंजेक्शन वगैरह उसको लगाया और फिर उसको मारा है, मतलब ऐसा कोई एक्शन करना जिससे डायरेक्टली उसकी डेथ हो जाए, जैसे लीथल इंजेक्शन लगा देना पेशेंट को। अब हमें मालूम है उसको हमको मारना है तो हम इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे उसकी जान चली जाए, वो एक्टिव यूथनेशिया है कि आप इंटेंशनली जो आपके पेशेंट है उसको किल कर रहे हो, ये इलीगल है इंडिया में। दूसरा पैसिव यूथनेशिया है, इसमें हम उसको नहीं मारते लेकिन जिस लाइफ सपोर्ट सिस्टम की वजह से उसकी जिंदगी चल रही है वो सिस्टम हटा देते हैं, जैसे वो पूरा जो वायर लगा रहता है ना, ऑक्सीजन लगा है, इधर उधर से गुजरा हुआ वायर है, वो सब निकाल देते हैं। उसके निकालने के बाद जब खुद से उसकी जान निकल जाती है जिस वक्त, वो होता है आपका पैसिव यूथनेशिया। इसमें हम जो भी ट्रीटमेंट उसको दे रहे होते हैं वो विथहेल्ड कर देते हैं, दवाइयां देना छोड़ देते हैं, जो रेस्पिरेशन के लिए ट्यूब व्यूब लगाया हुआ है वो कर देते हैं, कोई और सर्जरीज उस पर हम परफॉर्म नहीं करते। अब वैसे में ही वो जितने समय तक जिंदा रहे एंड देन जब जान जानी है तो जा सकती है। ये जो गाइडलाइंस है उसकी की हाइलाइट्स देखें
तो आपका जो ये लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट आपको विड्रॉ करना है, ये सिर्फ कुछ केसेस में किया जाता है। ऐसा नहीं कि हर दूसरा बंदा एक्सीडेंट होकर पहुंचा और उसके घर वालों ने बोल दिया नहीं नहीं लाइफ सपोर्ट सिस्टम में निकाल दो, ऐसा नहीं होता है। कुछ सर्टन कंडीशन है, जैसे अगर इंडिविजुअल को हमने ऑलरेडी ब्रेन स्टेम डेथ ही डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये तो ब्रेन डेड हो गया, बस हार्ट काम कर रहा है इसलिए इसके काम चल रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में आप उसकी पेन को कम करने के लिए यूथेनेशिया कर सकते हो। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइमरी मेडिकल बोर्ड चाहिए होता, सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड चाहिए होता है। प्रपोजल्स जब आते हैं मतलब कि भाई ये फलाना पर्सन के लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट को अब हटाना है, विड्रॉ करना है, तो पहले जो है ये प्राइमरी मेडिकल बोर्ड देखता है। इसमें जनरली 3 मेंबर होते हैं और तीनों के कंसेंसस का रिक्वायरमेंट होता है। अगर एक भी बोल दिया कि नहीं मुझे नहीं लगता ये तो मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगा, इसको यूथेनेशिया नहीं देना है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तीनों अगर एग्री करते हैं तब फिर वो मामला जाता है आपके सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड में, और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड जब वैलिडेट कर देता है कि हाँ ठीक है इसका थ्रेटनिंग सिस्टम हम हटा सकते हैं, देन ओनली इट हैपेंस। और हॉस्पिटल में आपकी क्लिनिकल एथिक्स कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। ठीक है, तो ये आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। अब आपका यूरोपियन यूनियन ने ना एक एक्ट लाया है, एक्ट एआई से रिलेटेड है। अब इससे पहले तक कोई एआई का एक्ट आया नहीं था, तो देयर आर रूल्स ऑन एआई लिटरेसी एंड प्रोहिबिटेड सिस्टम अंडर द यूरोपियन यूनियन एक्ट। ये जो नया एआई लिटरेसी ऑब्लिगेशन है, इसके अंतर्गत जो भी लोग एआई की लिटरेसी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एआई को डिप्लॉय कर रहे हैं, उनको अपनी एआई लिटरेसी अपने स्टाफ को भी मेक श्योर करानी पड़ेगी कि भाई आप एआई सिस्टम यूज कर रहे हो ठीक है, पर अपने स्टाफ को भी तो सिखाओ उस एआई का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, या फिर जो बाकी लोग उस एआई के साथ काम कर रहे हैं उनको भी हमें सिखाना पड़ेगा कि उस एआई का पूरा सिस्टम क्या है, क्योंकि एआई के ड्रॉबैक्स भी काफी सारे हो सकते हैं। यूरोपियन यूनियन का जो एआई एक्ट है वो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट एवर लीगल फ्रेमवर्क है एआई पे, जो 2024 में फोर्स में आया है। 2026 आते तक ये फुली इंप्लीमेंट हो जाएगा। इस एक्ट में ना आपको रिस्क बेस्ड अप्रोच दिखाई देती है, खासकर एआई की वजह से होने वाले जितने भी रिस्क हैं, जो रिस्क पोज होते हैं, उसको रेगुलेट करने की बात इसमें कही गई है। कुछ प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस भी इस एक्ट में दर्शाई गई हैं। अच्छा, एआई का ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट तो हो ही रहा है, ह्यूमन सेंट्रिक फोकस है। ये जो एक्ट है ये लोगों की फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करता है कि भाई ऐसा नहीं कि एआई जो है डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाए। यहाँ पे हम एथिकल एआई को प्रमोट कर रहे हैं। एआई के लिए, एआई रेगुलेशन के लिए ये एक ग्लोबल बेंचमार्क साबित होगा, बिकॉज इट इज द फर्स्ट लीगल फ्रेमवर्क। इसको ध्यान में रख के बाकी लोग अपना लीगल फ्रेमवर्क बना सकते हैं। इंक्रीज कॉस्ट कंप्लायंस की बात इसमें की गई। जो नॉन ईयू कंट्रीज हैं उनको एडिशनल कॉस्ट फेस करना पड़ेगा अगर उन्हें इस एक्ट के साथ कंप्लाई करना है और अपने यहाँ पे एआई सिस्टम अडॉप्ट करना है। तो इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा, तो इंडिया की जो एआई पॉलिसी है उसको बेनिफिट होगा। हम एआई के एप्लीकेशंस को उसके सोसाइटल इंपैक्ट के हिसाब से कैटेगराइज कर पाएंगे, और इंडिया का जो एआई रेगुलेशन है उसको भी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ में क्या कर पाएंगे, अलाइन कर पाएंगे। प्रोहिबिटेड एआई प्रैक्टिसेस जैसे कि बायोमेट्रिक कैटेगराइजेशन, तो आप लोगों के फिजिकल फीचर्स या पर्सनल एट्रीब्यूट्स को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए एआई को यूज नहीं कर सकते, वरना एआई ना एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर देता है। इमोशन रिकॉग्निशन भी प्रोहिबिटेड है। ऐसा नहीं, कोई अगर सिस्टम है जो इंटरैक्शन के दौरान अगर कस्टमर के इमोशन को रिकॉर्ड कर सकता है तो ये प्रोहिबिटेड है। ठीक है, फिर बात आती है फेशियल डेटाबेस की। तो लोगों के फेशियल इमेजेस का स्क्रैपिंग करना फॉर फेशियल रिकॉग्निशन फॉर डेटाबेस मेंटेन करना भी बैन है। प्रिडिक्टिव पॉलिसी, एआई को आप एआई को हम पर्सनल डेटा के बेसिस पे क्रिमिनल बिहेवियर प्रिडिक्ट करने के लिए यूज नहीं कर सकते, ऐसा इस रेगुलेशन में बताया गया है। उसके बाद है सब लिमिनल मैनिपुलेशन, एआई का जो इन्फ्लुएंस है बिहेवियर पे विदाउट अवेयरनेस वो प्रोहिबिटेड है। सोशल स्कोरिंग की अगर हम बात करें तो जैसे एथनिसिटी, बर्थ प्लेस के बारे में डिसीजंस एआई के थ्रू लेना अनएथिकल है। रियल टाइम आइडेंटिफिकेशन में उसके यूज में थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शंस है। वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज करना, मतलब जो रिस्क ग्रुप्स हैं जो एआई जिनको एक्सप्लॉइट कर सकता है, ऐसे रिस्क ग्रुप को प्रोटेक्ट करने की भी बात इस एक्ट में की गई है।
अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फाइनली फोर्स में आ गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आपकी जो 7 टाइप की बिग कैट्स हैं, चीता, स्नो लियोपार्ड, लॉयन, टाइगर, ये सबके कंजर्वेशन के लिए एक इनिशिएटिव, एक ट्रिटी है। इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। ये एक मल्टी कंट्री, मल्टी एजेंसी कोएलिशन है जिसमें आपकी 95 जो आपकी बिग कैट रेंज कंट्रीज हैं वो शामिल हैं। जेनेसिस हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2023 में इसे लॉन्च किया था, जब हम प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं सालगिरह को कमेमोरेट कर रहे थे। इसमें 7 बिग कैट्स आपको दिखेंगी जिनको हम कंजर्व करना चाह रहे हैं। टाइगर, लॉयन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, चीता, जगुआर और प्यूमा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? तो कोलैबोरेशन करना, जितनी भी हमारी टाइगर रेंज कंट्रीज है, मतलब बिग कैट रेंज कंट्रीज है, उनके बीच में एक डायलॉग फोरम क्रिएट करना, एक कोलैबोरेशन करना, नए नए मेथड्स लेकर के आना कि कैसे ग्लोबल लेवल पे हम इन बिग कैट्स का कंजर्वेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वो डिपॉजिटरी की तरह काम करेगी इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की। मेंबर्स कौन कौन है? तो अभी तक निकारागुआ, एस्तिवानी, इंडिया, सोमालिया, लाइबेरिया, इन्होंने फ्रेमवर्क साइन किया है और ये ऑफिशियली मेंबर्स बन गए हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा ये हेडक्वार्टर इंडिया है और इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपके लिए ना मैंने टाइगर और उनका कंजर्वेशन स्टेटस बता दिया है। टाइगर एंडेंजर्ड में है, लॉयन वल्नरेबल, लियोपार्ड वल्नरेबल, स्नो लियोपार्ड वल्नरेबल, प्यूमा लीस्ट कंसर्न, जगुआर नियर थ्रेटन्ड, चीता वल्नरेबल। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने एप्लीकेशंस अनाउंस किए हैं अंडर कैटेगरी 2 ऑफ द फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम। एक्चुअली में आपके लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसने एप्लीकेशन मंगाया है, उसने आपको इंपॉर्टेंट क्या है? कोल गैसिफिकेशन, क्योंकि इसी कोल गैसिफिकेशन को एक्सलरेट करने के लिए ये स्कीम हम लेकर के आए थे। हमारे पास खुद का एक नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन भी है, जिसमें हमारा एम है कि बाय 2030 हम 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल को गैसिफाई करेंगे, कोल गैसिफिकेशन को अचीव करेंगे। ये 3 फेजेस में हो रहा है। ठीक है, इकट्ठे 100 मिलियन टन्स तो कर नहीं सकते। आपकी जो फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम है 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ कोल की तरफ से लॉन्च हुई थी। इसका एम क्या है? कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप को, या फिर बोलना चाहिए दोनों ही सेक्टर्स को एनकरेज करना, ताकि वो कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स जो है टेकअप कर सके। इसमें 3 कैटेगरी है, एप्लीकेशंस जो होते हैं ना 3 कैटेगरी में होते हैं। कैटेगरी 1 और 3 पहले अनाउंस हो गए, ये कैटेगरी 2 है। कोल गैसिफिकेशन क्या होता है? तो एक टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जो किसी भी कार्बन बेस्ड रॉ मटेरियल को, जैसे कोल वगैरह को, फ्यूल गैस या सिन गैस में कन्वर्ट कर देता है। सिन गैस, जिसको कि आप सिंथेसिस गैस भी बोलते हो, वो कहीं ना कहीं एक इंटरमीडिएट है नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में। जो सिंथेटिक नेचुरल गैस आपकी प्रोड्यूस होती है उसमें इंटरमीडिएट का काम करती है सिन गैस, जो मोस्टली ऑफकोर्स कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन कंटेन करती है, उसी से कंपोज रहती है। और ये कोल गैसिफिकेशन एक गैसीफायर में ऑकर होता है। जिस गैसीफायर मतलब एक सिंपल वेसल है जिसका टेम्परेचर प्रेशर दोनों ही काफी हाई रहता है। इसमें ना हम ऑक्सीजन और स्टीम को डायरेक्ट कांटेक्ट में लाते हैं कोल के साथ, और देन जब ये लोग तीनों डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो सिन गैस आपकी प्रोड्यूस होती है। कोल गैस का सिग्निफिकेंस है कि ये क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आप कोल तो अपने आप में फॉजिल है, आप जानते ही हैं। जब आप कोल को गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट कर देते हो तो उसको हैंडल करना ईजी हो जाता है और वो क्लीन भी हो जाती है। देन केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज है, जैसे कि आप कोल गैसिफिकेशन से मिथेनॉल, इथेनॉल, ओलेफिन्स बना सकते हो। सिन गैस का भी यूज है, ये अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है, हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चरिंग में। इट इज ऑल्सो अ सब्सटीट्यूट टू द नेचुरल गैस। और स्टील इंडस्ट्री में जब गैस का रिडक्शन करना होता है, इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करना होता है, उसमें भी आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और इंडिया के पास जो एबंडेंट कोल रिजर्व है उसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और अपनी जो डिपेंडेंस ऑयल और गैस नीड्स पे है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ये आपके लिए यहाँ पे मैंने डायग्राम लगाया था। यहाँ पे ऑक्सीजन, स्टीम है, कोल है, सबको साथ में ये वेसल में किया जा रहा है। इसको कोल गैसिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है। एनटीपीसी ने स्टेट ऑफ आर्ट कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी जो है वो कुडुगी कर्नाटका में रोल आउट की है। ये 160 मेगावाट आवर का प्लांट है, जिसे कोलैबोरेशन में इंस्टॉल किया गया है विद त्रिवेणी टर्बाइन एंड एनर्जी डोम। और कहीं ना कहीं आपका ये एक लैंडमार्क डेवलपमेंट है इन दी
डोमेन ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। ये जो एनर्जी डोम है ये इटली है, तो इटली के साथ मिलकर के हम ये कर रहे हैं। आपका जो लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज है, इसमें हम क्या करते हैं, लॉन्गर टाइम के लिए एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, चाहे 8 घंटे के लिए, डेज के लिए, वीक्स के लिए, सीजन के लिए। आपने एक बार एनर्जी जनरेट कर दी, तुरंत ही उसको यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है, आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं। जब डिमांड पीक पे आती है तब आप उस स्टोर्ड एनर्जी को सप्लाई कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी स्टोरेज की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कंप्रेस करके लिक्विफाई करके स्टोर करते हैं जब एनर्जी काफी अच्छी रहती है, मतलब जब हमारे पास एनर्जी बहुत ज्यादा आती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लेंटीफुल है, उस समय पे चार्जिंग फेज में हम कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस लिक्विफाई कर देते हैं और उसके बाद इसको वापस से गैस में एक्सपैंड करते हैं जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि डिस्चार्जिंग फेज में। फंक्शनिंग कैसे होती है, तो इट फंक्शंस लाइक अ क्लोज्ड ब्रेटन थर्मोडायनेमिक साइकिल, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्जिंग है वो डिस्चार्जिंग ऑकर होता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के फिजिकल पैरामीटर्स को मैनिपुलेट करते हैं। मतलब बेसिकली अब गैस है ना, वेपर है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको लिक्विड में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो आप उसके फिजिकल पैरामीटर्स को मैनिपुलेट करके ट्रांसफॉर्म करोगे, तो उस दौरान आपका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग फेज आपको देखने को मिलता है। दूसरी भी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होती है, तो बाकी जो दूसरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है उसके कंपैरिजन में आपकी CO2 बैटरी एनर्जी सिस्टम ज्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल टर्बो मशीनरी पे डिपेंड करती है या उसमें ऑपरेट करती है, क्योंकि बाकी जो आपकी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे काम करते हैं और हेंस उनके जो परफॉर्मेंस है वो मिनिमल परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन में होते हैं। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, तो जैसे कि मैंने बोला कि एनर्जी जब एक्सेस पे है तो हम उसको स्टोर करके रख लेते हैं, जब डिमांड ज्यादा आती है तो हम उनको रिलीज कर देते हैं। तो ऐसे में हमारे पास ग्रीनर और सस्टेनेबल एनर्जी एनवायरनमेंट प्रोड्यूस होता है और ग्रिड की भी स्टेबिलिटी बनी रहती है। मेजर टाइप्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जैसे आपका केमिकल एनर्जी सिस्टम होता है जिसमें हम केमिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं एंड लेटर ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस यूज करके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आपकी लिथियम आयन बैटरी है, सोडियम आयन है, मोबाइल में लगी रहती है ना लिथियम आयन बैटरी, लैपटॉप पे भी होती है। एडवांस्ड केमिकल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है जिसमें कि हम न्यू जनरेशन की केमिकल बैटरीज बना रहे हैं और ज्यादा ड्यूरेबल है और ज्यादा एफिशिएंट है, इसी के अंतर्गत आपकी CO2 की बैटरीज आती है। देन थर्मल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है जिसमें कि हम थर्मल एनर्जी को स्टोर करते हैं हीटिंग और कूलिंग करके, फिर बाद में लेटर ऑन उसको कन्वर्ट किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक थर्मल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता है। आपका जो CO2 बैटरी स्टोरेज है वो एमिशन फ्री है, सो ऑब्वियसली ग्रीन एनर्जी है। देन इसका ऑपरेशनल लाइफ बहुत ज्यादा है, आप एक बार स्टोर करोगे तो 25 साल तक रहेगा। इसमें किसी भी तरीके की क्रिटिकल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना तो कोबाल्ट की जरूरत है हमें, ना ही लिथियम की जरूरत है। USA के प्रेसिडेंट ने आते ही बिल्कुल कोलाहल मचा दिया है, हर तरफ वो विड्रॉ कर रहे हैं या कहीं पे कुछ कर रहे हैं, इंडियंस को डिपोर्ट कर दे रहे हैं, देयर हैव बीन लॉट ऑफ थिंग्स। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अगेंस्ट ऑर्डर सैंक्शन किया है। ये जो ऑर्डर है ये ऐसे इंडिविजुअल्स और ऐसी फैमिलीज पे फाइनेंशियल और वीजा रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स के इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट कर रहे हैं, खासकर ऐसे इन्वेस्टिगेशंस जो अमेरिकन सिटीजन्स पे चल रहे हैं या अमेरिका के दोस्तों पे यानी कि इजराइल पे चल रहे हैं। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या करता है, ऐसे इंडिविजुअल्स जो वॉर क्राइम्स में एसोसिएटेड हैं, जिनोसाइड्स में एसोसिएटेड हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस रन करता है। तो अगर कोई क्रिमिनल केस किसी अमेरिकन सिटीजन के अगेंस्ट चल रहा है, इजराइल पैलेस्टाइन का युद्ध रहा है तो इजराइल के अगेंस्ट अगर चल रहा है तो उनको जो लोग हेल्प कर रहे हैं उन पे US के प्रेसिडेंट ने फाइनेंशियल और वीजा रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड्स है और ये वर्ल्ड का फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, याद रखेंगे। इसको आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ, जो यूनाइटेड नेशन का कोर्ट है, उसके साथ क्या करेंगे, मैचअप नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग हैं। इसकी फाउंडिंग ट्रिटी रोम स्टैच्यू है, 1998 में अडॉप्ट किया गया था, 2002 में क्या आया, फोर्स पे आया। कौन से क्राइम से डील करता है, जैसे मैंने आपको बताया जिनोसाइड हो गए, वॉर क्राइम्स है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड क्राइम ऑफ एग्रेशन, 4 टाइप के क्राइम से डील करता है। याद रखेंगे 4 ऐसी कंट्रीज हैं, एक्चुअली नहीं 5 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने रोम स्टैच्यू को साइन नहीं किया, वो इसकी पार्टीज नहीं है। इंडिया, इजराइल, USA, रशिया और चाइना, हमने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को स्टैच्यू को साइन नहीं किया है। रिसेंट इसके मेंबर्स कौन है, तो मलेशिया, उसके बाद यूक्रेन, एकदम नया ताजा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का
मेंबर बना है। इसके मैनेजमेंट की बात करूं तो असेंबली ऑफ स्टेट पार्टी जो है वो पूरे कोर्ट के मैनेजमेंट को ओवरसाइट करती है। और अगर हम देखें तो इसके साथ भी स्ट्रक्चरल इशू है, क्योंकि इनका खुद का अपना कोई पुलिस दल तो है नहीं। अगर सपोज इसने किसी को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया, जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ना रशिया के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट भी ऑर्डर निकाले थे रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम, तो ऑर्डर निकाले इसका मतलब ये नहीं है कि खुद ही जाएंगे अरेस्ट करने, नहीं, ये उस स्टेट पे डिपेंड करते हैं कि भाई हमने ऑर्डर निकाल दिया, अब तुम जाना, तुम क्या करोगे अपने बंदे के साथ में। तो इनकी डिपेंडेंस होती है स्टेट के कॉपरेशन पे, इनके पास खुद एग्जीक्यूटिव पावर नहीं किसी को अरेस्ट करने की या एविडेंसेस कलेक्ट करने की। देन कई बार पॉलिटिकल प्रेशर भी आता है। अब यहाँ पे ही देखिए, ये जो इतनी इंपॉर्टेंट कंट्री है उसके प्रेसिडेंट ऐसा चीज कर रहे हैं, तो पावर पॉलिटिक्स और ह्यूमन राइट्स के बीच में आपको क्लैशेस यहाँ पे दिखाई देंगे, क्योंकि ओपोनेंट्स को जब आप टारगेट कर रहे हैं तो कुछ स्टेट्स उसके फेवर में रहेंगे और कुछ नहीं रहेंगे। कॉम्पोजिशन की बात करें तो इनमें 18 जजेस होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं। 9 साल के लिए ये लोग इलेक्ट होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंसी की बात करें तो 3 जजेस रहते हैं प्रेसिडेंसी में, द प्रेसिडेंट, 2 वाइस प्रेसिडेंट, और जुडिशियल डिवीजन में इनके पास 3 डिवीजन होते हैं, प्री ट्रायल डिवीजन, ट्रायल डिवीजन एंड अपील्स डिवीजन। यहाँ पे मैंने आपके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बीच में डिफरेंस बता दिया है। ये यूनाइटेड नेशंस का हाईएस्ट कोर्ट है, ये जो आपका क्रिमिनल कोर्ट है वो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है, ठीक है। दोनों ही द हेग नीदरलैंड्स में है, और जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसकी ज्यूरिसडिक्शन यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर स्टेट्स है, यानी जो कंट्रीज यूएन की पार्टीज हैं उससे रिलेटेड है। और क्रिमिनल कोर्ट की मैं बात करूं तो ये इंडिविजुअल्स पे अपना जो प्रोसिक्यूशन है वो करता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ऐसे लीगल डिस्प्यूट्स के बीच में डील कर रहा होता है जो स्टेट्स के बीच में होते हैं, यानी 2 कंट्रीज के बीच में, और ये अक्सर अपनी एडवाइजरी ओपिनियन जारी करता है इन लीगल क्वेश्चंस पे। जबकि आपका जो क्रिमिनल कोर्ट है वो इंडिविजुअल्स पे प्रोसिक्यूट करता है, ऐसे इंडिविजुअल्स जिन्होंने काफी सीरियस क्राइम किए हैं एज पर दिस रोम स्टैच्यू। यहाँ पे मैंने 4 तरीके के क्राइम आपको दिखाए भी हैं। अपील तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील का सीन नहीं, आईसीसी में अपील का सीन है, ठीक है। तो एक बार इसको आप गो थ्रू कर लेना। अब 10 न्यू एग्रीकल्चर कमोडिटी जो है वो ई नैम प्लेटफॉर्म पे ऐड की गई हैं। कौन कौन सी हैं? तो भाई ये चीकपी फ्लोर है, ड्राइड तुलसी लीफ, ड्रैगन फ्रूट, ये सब है। तो अब टोटल नंबर जो नैम प्लेटफॉर्म पे हो गया है वो 231 हो गया है कमोडिटीज का। और इससे क्या होगा, आपके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को भी हेल्प मिलेगी, वो अपने ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जो नए प्रोडक्ट्स आए उनको भी अब इस मार्केट में लिस्ट करके बेच सकते हैं। ई नैम हम सभी को पता है हमारा पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जिसमें आपकी जो करंटली एपीएमसी मंडीज है ना उनको यूनिफाई किया गया है। एक यूनिफाइड मार्केट है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए। 2016 में ये लॉन्च हुआ था। स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम जो है वो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। अब देखो, अब ये कोई पैरेलल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग हमारी जो मंडीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली मंडीज, उनको ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लेवरेज करता है। अच्छा, आपके जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज होती हैं ये स्टेट के एक्ट से गवर्न रहती हैं, इनेक्टेड अंडर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट रेगुलेशंस, ठीक है। जो स्टेट्स हैं उन्होंने 3 तरह के रिफॉर्म्स करने हैं अपने एपीएमसीज में, ताकि हम उन मंडीज को ई नैम के साथ इंटीग्रेट कर सके। अरे फिजिकल लेवल पे मंडीज है ना, आप कभी मंडी गए होंगे जहां पे जो फार्मर्स है अपना प्रोडक्ट क्रॉप बेचने जाते हैं। तो एक तो सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस है जो यूनिफाइड है, देन है सिंगल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फीस, वहीं पे मार्केट फीस लेंगे। इसके अलावा ई ऑक्शनिंग और ई ट्रेडिंग है, ताकि सबको हम ई नैम से यूनिफाई कर सके। ई नैम के अपने एडवांटेजेस हैं, यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में जो इंफॉर्मेशन का गैप रहता है वो रिमूव हो जाता है, एक प्रॉपर मार्केट एक्सेस बायर और सेलर को मिलता है। बायर कौन है? जो फार्मर से माल खरीद रहा है। सेलर कौन है? फार्मर है, क्रॉप लेकर के आ रहा है। रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी होगी, जो एक्चुअल डिमांड एंड सप्लाई मोड है उस पे यहाँ पे चीजें प्राइस डिस्कवर होती है। ट्रांसपेरेंसी रहती है, जो पूरा ऑक्शन होता है ना वो क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस पे बेस्ड होता है, और इसमें टाइमली पेमेंट भी आपको देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर में कुछ अदर डिजिटल इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं मार्केटिंग से रिलेटेड, जैसे आपका मैनेज सेंटर है फॉर इनोवेशन एंड एग्रीप्रेन्योरशिप, जो एग्री स्टार्टअप्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है जो एग्रीकल्चर के लिए मार्केट इंटेलिजेंस ऑफर करेगा। देन आपका एग मार्क नेट है, जो कि एक इंटीग्रेटेड स्कीम है फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। देन आपका आईटीसी का ई चौपाल है, जो डायरेक्ट फार्मर टू कंज्यूमर के बीच के चैनल को फैसिलिटेट करता है, ठीक है। इतना सब आप और हम पढ़ते हैं, बट आप रियल फार्मर के पास जाओगे तो उसको आज भी नॉलेज नहीं होती। ये हमारे लिए एक बहुत ही तकलीफ की बात है।
हमारा गोल्ड इन्वेस्टमेंट भाई एकदम सर्ज कर जा रहा है, ऐसा वर्ल्ड काउंसिल की रिपोर्ट का कहना है। और वैसे भी हमारी जो गोल्ड में जो डिमांड है वो बढ़ती है और इन्वेस्टमेंट भी लोग गोल्ड में भर भर के करते हैं। तो यूरोप और यूएस में जो स्लो डाउन हो रहा है उसको हमारे इंडिया और चाइना में जो गोल्ड में भर भर के इन्वेस्टमेंट हुई है उसको ऑफसेट कर दिया है। एक तरफ अच्छा चल रहा है, दूसरी तरफ स्लो डाउन है, बट ओवरऑल चीजें बैलेंस्ड है। रिपोर्ट क्या हाईलाइट करती है कि ग्लोबल लेवल पे जो डिमांड है गोल्ड की वो 25% बढ़ गई है, वेयर एज जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो 29% बढ़ी है। ग्लोबल सप्लाई की बात करें तो 1% इंक्रीज हुई है। 2025 के लिए जो आउटलुक है उसमें सेंट्रल बैंक्स और गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो है वो शायद डिमांड ड्राइव करेंगे। इंडिया में आरबीआई ने अपने फॉरेक्स रिजर्व में 73 टन ऑफ गोल्ड को ऐड किया है, जिससे गोल्ड का जो शेयर है वो 11% हो गया है। ठीक है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल क्या है? तो भाई जो लीडिंग गोल्ड माइनिंग कंपनीज है ना, उन्होंने मिलकर के एक काउंसिल बनाया था 1987 में, और इनका काम क्या था? गोल्ड को एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे प्रमोट करना और इसकी जो पूरी सप्लाई चेन है उसको ट्रांसपेरेंट, एसेसिबल बनाए रखना। मेंबरशिप 32 है विद ऑपरेशन इन मोर देन 45 कंट्रीज। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन यूके में है। अब गोल्ड की रिसोर्सेज का स्टेटस इंडिया में पहले देखें तो इंडिया के पास प्राइमरीली जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ गोल्ड है वो बिहार में है। मैं यहाँ पे प्रोडक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं गोल्ड रिजर्व की बात कर रही हूँ। सबसे ज्यादा बिहार में है, फॉलोड बाय राजस्थान, देन कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की रिपोर्ट के हिसाब से। ग्लोबल लेवल पे आपके गोल्ड रिजर्व कहाँ पे सबसे ज्यादा है? यूएसए, फॉलोड बाय जर्मनी, इटली, फ्रांस, चाइना, स्विट्जरलैंड, इंडिया, जापान। एक्सपोर्ट के मामले में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, फॉलोड बाय स्विट्जरलैंड, यूएस, जापान। ठीक है, और इंडिया में गोल्ड की डिमांड इंक्रीज क्यों हुई है? भाई गोल्ड को आप स्टेटस सिंबल मानते हो। इनफैक्ट हमारे रिचुअल्स में भर भर के गोल्ड आता है। रोका होता है तो पूछते हैं बहू कितना गोल्ड लेकर के आई है, या फिर तुम्हारे पास कितना तोला सोना है। लाइकवाइज हिंदू और जैन ट्रेडिशन में इसे काफी सेक्रेड माना जाता है। और रूरल एरियाज में आज भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के तौर पे हाँ गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं ना। हम गोल्ड अगर खरीद के ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट ही मानी जाती है। वेडिंग्स में तो फिर जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ, मैरिज रिलेटेड परचेज की वजह से हमारी जो एनुअल डिमांड है वो 50% इसी की वजह से है। ये आपके लिए गोल्ड बिस्किट्स हैं भाई, देख लो, बड़ा अच्छा दिखता है वैसे देखने में तो गोल्ड। अमोनिया पॉल्यूशन, अमोनिया आपका एक एयर पॉल्यूटेंट है, साथ में वाटर पॉल्यूटेंट भी है। यमुना बोर्ड ने ऐसा बताया है कि हर साल अमोनिया की प्रॉब्लम आती है यमुना में, और अभी तक स्टेट्स ने कोई प्रोबेबल सोल्यूशन निकाला नहीं है। वाटर में अमोनिया पॉल्यूशन की बात करें तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ड्रिंकिंग वाटर में जो एक्सेप्टेबल मैक्सिमम लिमिट है अमोनिया की वो 0.5 पार्ट्स पर मिलियन है। अच्छा, लेकिन ये बढ़ गई है, क्यों बढ़ी है? तो फार्म एनिमल्स की जब आप रियरिंग करते हो अमोनिया रिलीज होता है। सीमेंट मोटर की जो पाइप लाइनिंग है उससे भी होता है। अनट्रीटेड सीवेज अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो उससे भी अमोनिया जो है रिलीज होता है। और अगर अमोनिया पानी में है तो इसका मतलब है वहां पे बैक्टीरियल सीवेज एनिमल वेस्ट का पॉल्यूशन है, और ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा रिस्की है। एक तो वो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बैंड बजाएगा, आपको आईज, नोज, थ्रोट सब जगह पे इरिटेशन हो सकती है। अब अमोनिया आपकी एक कलरलेस पंजेंट गैस है जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बनती है। नेचुरल और मैनमेड दोनों ही सोर्सेज से ये रिलीज होती है, और एक्चुअली में ये एयर और वाटर दोनों में मिक्स हो जाती है, और अगर बियॉन्ड लिमिट चली गई तो ये बहुत हार्मफुल होगी। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज में आपके पास इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, वेहिकुलर इमिशन है, और एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है। स्वारेल एप्लीकेशन, रेलवे की तरफ से एक ऐप लॉन्च हुआ है, आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगा। टिकट विकेट जो करते हो, प्लेटफॉर्म बुकिंग सब एक ही ऐप से कर सकते हो, तो जस्ट जानकारी के लिए इसको आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया सेकंड रैंक पे आ गया है पूरी दुनिया भर में। चाइना फर्स्ट पे था। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ये मोबाइल वगैरह की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं, तो 99.2% जो मोबाइल फोन्स इंडिया में सोल्ड होते हैं वो मेड इन इंडिया ही हैं। और टोटल जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन है उसका भी 43% जो है वो मोबाइल फोन्स ही हम प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो टोटल वैल्यूएशन में देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में USD 155 बिलियन डॉलर्स जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ने एक ग्रोथ एक्सपीरियंस की है। प्रोडक्शन भी हमारा नियरली डबल हो गया है। इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो हमारा
इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कमोडिटी है। हालांकि ग्लोबल शेयर आज भी हमारा कम है, बट हम सेकंड रैंक पे आए हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छी चीज़ है। मखना, दाल मखना खाते हो ना, रोस्ट करके थोड़ा सा घी थोड़ा सा नमक डाल के, बस उसी की बात हो रही है। यूनियन बजट ने ना एक डेडिकेटेड मखना बोर्ड बनाने का अनाउंसमेंट किया है ताकि हम इस मखना के प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नट है, इसमें काफ़ी सारी आपको प्रोटीन वगैरह काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती है, विटामिन प्रोटीन। मखना की बात करें, इसको यूआरफोडॉक्स बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट है, क्लासिफाइड इन दी वाटर लिली फैमिली, और आपके यूरियाल जिनस का ये ओनली एक्सटेंट स्पीशीज है। इसके लिए टेम्परेचर रेंज जो है 25 से 35 चाहिए होती है, 50 to 90% ह्यूमिडिटी, एनुअल रेनफॉल 100 से 250 सेंटीमीटर की चाहिए होती है। और आपका ये एक फुली ऑर्गेनिक नॉन सीरियल क्रॉप है, फूड है, जो प्रिंसिपली इंडिया में पाया जाता है, ऐसा नहीं कि कहीं और नहीं पाया जाता, कोरिया, जापान, थोड़ा थोड़ा रशिया में भी मिलता है। और 90% जो हमारा प्रोडक्शन है वो बिहार से आता है। बिहार का जो मखना है ना, जिसको मिथिला मखना कहते हैं, उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। एंड हियर इज मखना फॉर यू। देन आपके पास आता है, फिर अब नेक्स्ट में चलेंगे तो हमारे पास आती है एक ट्राइब, कंजर ट्राइब। दरअसल एक कंजर ट्राइब के ही एक मेंबर ने दूसरे अपने फेलो ट्राइब मेंबर को मार दिया, इतना पीटा कि वो मर गया। एंड दिस हैज हैपेंड इन ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार रिसेंटली, और इस वजह से ये ट्राइब जो है न्यूज में आई। कंजर एक्चुअली में एक नोमैडिक ट्राइब है, इधर से उधर जो घूमने वाली ट्राइब होती है ना, जैसे बंजारा ट्राइब, ये आपको नॉर्थ इंडिया में राजस्थान वगैरह के एरिया में काफी प्रोमिनेंटली पाई जाती है। अपने राजस्थान में वो औरतों को डांस करते हुए देखा, एक पूरा ऐसे ड्रेस अच्छा सा पहन के वो ऐसे पूरा घूम घूम के डांस कर रही होती है, वो भी ये कंजर ट्राइब की औरतें होती हैं। अपार्ट फ्रॉम इट दे आर ऑल्सो फाउंड इन कश्मीर, पाकिस्तान। मोस्टली ये फर्टाइल लैंड के आसपास आपको देखने को मिलते हैं, और जो इंडस रिवर वैली और पंजाब वाला जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, वहां पे ये आपको देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान में 5000 कंजर रहते हैं, और आपके नॉर्थ इंडिया में काफी सारे आपको पाए जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इनके पास कोई खास डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन नहीं है सेंसस में। ऑक्यूपेशन हिस्टोरिकली हंटिंग, फिशिंग, बास्केट वीविंग, एंटरटेनमेंट करते रहे हैं। काफी सारी लैंग्वेजेस इनको आती है, बट इनकी खुद की लैंग्वेज भी है कंजरी, जो एफिलिएटेड है इंडो आर्यन, प्राकृत और रोमानी से। इनका एक काफी पॉपुलर फोक डांस है जिसको कि चक्री बोलते हैं, वो औरतें ऐसे घूम घूम के डांस कर रही होती है ना, दैट इज व्हाट चक्री इज। दिमसा डांस, ये भी एक ट्राइबल डांस है जो आंध्र प्रदेश की ट्राइब्स ने अभी परफॉर्म किया है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो डांस है, ये ओडिशा के कोरापुट जो डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया है, वहां से ओरिजिनेट होकर के आया है। और ये एक एक्सेप्शनल डांस है जो अराकू वैली में जो हिल ट्राइब्स हैं वो लोग परफॉर्म करते हैं, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। इसमें 15 से 20 विमेन जो है वो एथनिक ड्रेस पहनती हैं और डांस परफॉर्म करती है। अपने साथ ये लोग पिकॉक का फेदर कैरी करते हैं अपने हाथ में, मोरी, थुडुम, डप्पू ये सब यूज करते हैं, और ये ऐसे क्या कहना चाहिए, हॉर्न जैसा ये आदमी लोग लगाए रहते हैं जो बजा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लोग डांसेस कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। आपको पता है लिटरेचर में जो हमारी 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, उसमें जिन लोगों ने काफी अच्छा लिखा होता है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अब साहित्य आप समझ रहे होंगे, साहित्य लिटरेचर को ही कहते हैं ना। तो इस बार 2024 में जो चमन अरोड़ा हैं, उन्हें ये साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। उन्होंने डोगरी भाषा में एक बुक लिखी है, एक होर अश्वत्थामा, तो इसके लिए उनको मिला है। 1954 से साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो दिए जा रहे हैं। साहित्य अकादमी एक ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत। पहला अवार्ड जो है 1955 में दिया गया था। जो लिटरेरी मेरिट की आउटस्टैंडिंग बुक्स होती है मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में, खासकर हमारे 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस हैं वो, एंड इंग्लिश और राजस्थानी में जिन्होंने लिखा है उनको ये प्राइज मिलता है। इसमें उनको ना एक एनग्रेव्ड कॉपल प्लेक दिया जाता है, और उसके अलावा 1 लाख रुपए इनाम के तौर पे। ये देख सकते हो, साहित्य लिखा वाला यही उनको कॉपर वाला जो अवार्ड है मिलता है। ग्रेट स्कीम आपका टेक्निकल टेक्सटाइल्स को बढ़ावा देने के लिए है। इसका एक्रोनिम है ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल। मैं बहुत बार टेक्निकल टेक्सटाइल आपको पढ़ा चुकी हूँ। नॉर्मली टेक्सटाइल बोलते ही आपको कपड़ा याद आता है, यानी सिल्क, मसलिन, अपनी सॉफ्टनेस के लिए, कॉटन क्योंकि गर्मी, मतलब अपनी सुंदरता के लिए हम कपड़ों को देखते हैं। बट टेक्निकल टेक्सटाइल को हम उसकी सुंदरता या एस्थेटिज्म के लिए नहीं, बल्कि उसके फंक्शनल के लिए जानते हैं। आपके जो रेनकोट्स बनते हैं वो टेक्निकल टेक्सटाइल है, आपके जो वाटर प्रूफिंग बाकी मटीरियल्स बनते हैं वो टेक्निकल टेक्सटाइल है, आपके एस्ट्रोनॉट्स जो कपड़े पहनते हैं ना, वो जो व्हाइट व्हाइट वाला पहन के जा रहे होते हैं, वो टेक्निकल टेक्सटाइल है। कई सारे आपके टेक्निकल टेक्सटाइल है, आपके वो जो डाइपर्स बनते हैं, नैपकिन्स बनते हैं मेडिकल यूनिट्स में, ग्लव्स बनते हैं, ये सब टेक्निकल टेक्सटाइल से बनते हैं।
उसी को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लाई गई है। तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया है अंडर रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन कंपोनेंट ऑफ नेशनल टेक्सटाइल मिशन, जिसका एम है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बूस्ट करना और उसको बूस्ट करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी, नया प्रोडक्ट, नया जो प्रोसेस है उसके डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करना। इसके अंतर्गत जो रिसर्चर्स रहेंगे, जो स्टार्टअप्स रहेंगे, एंटरप्रेन्योर्स रहेंगे, जो अलग अलग प्रोजेक्ट में काम करने हैं विच इज रिलेटेड टू टेक्निकल टेक्सटाइल, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। 50 लाख तक का ग्रांट इन एड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से दिया जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। टेक्निकल टेक्सटाइल कुछ इस तरह का दिख रहा होता है, उसकी ये ग्रेट स्कीम है। देन आपके पास आता है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको विशरॉट्स के नाम से भी जानते हैं। डीआरडीओ ने चांदीपुर कोस्ट से इसकी फ्लाइट जो है सक्सेसफुली कंडक्ट करा ली है। ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे इंडिजिनसली हैदराबाद का जो रिसर्च सेंटर है उसने डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद डीआरडीओ लेबोरेटरीज। और ये ना डुअल थर्स्ट सॉलिड मोटर से प्रोपेल होता है और जो हमारे लो ऑल्टीट्यूड में जो एरियल थ्रेट्स आ रहे होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होता है। क्योंकि अगर ऊपर से हमारे सर पे कोई थ्रेट आ रहा है तो हम खड़ी थोड़ा ना रहेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना डिफेंस के लिए, उसी डिफेंस के लिए ये यूज होता है। इसकी जो पोर्टेबिलिटी और रैपिड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी है वो काफी अच्छी है, जिससे हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो और ज्यादा स्ट्रांग बनता है। आप देख सकते हैं ये भी एक मिसाइल की तरह है, ऐसे ही लॉन्च होती है। पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ दिस पिनाका मिसाइल मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। इसको भी डीआरडीओ ने डेवलप किया है। पिनाका हमारा एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, मतलब एक ही लॉन्चर से हम तकरीबन 12 रॉकेट्स 44 सेकंड में लॉन्च कर सकते हैं। तो आप सोचिए अगर कोई बड़ा युद्ध हो रहा है और हमें एक ही टाइम पे बहुत सारे रॉकेट लॉन्च करने हैं तो हमारे पास एक लॉन्चर होना चाहिए जो मल्टीपल रॉकेट्स लॉन्च कर सके। ये पिनाका वैसा ही एक रॉकेट लॉन्चर है और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ही प्रिसाइजन स्ट्राइक देता है, यानी अपने टारगेट को बहुत प्रिसाइसली अटैक कर सकता है। इसकी रेंज 60 किलोमीटर तक की है, खासकर जो MK2 है। और इससे हमारा जो पूरा आर्टिलरी का रॉकेट रेजिमेंट्स है वो मॉडर्नाइज हो जाएगा। हमारी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफी अच्छी होगी। और अर्मेनिया जो है वो फर्स्ट एक्सपोर्टर कस्टमर बना है पिनाका का, मतलब हम ही ने बनाया था पिनाका, हमने सबसे पहले अर्मेनिया को इसको एक्सपोर्ट किया है। ये आप देख सकते हैं हमारा रॉकेट लॉन्चर है, उससे रॉकेट बिल्कुल धुआं धुआं होकर के निकल रहा है। देन आपके पास है शतावरी। शतावरी एक हर्ब है, पतंजलि के क्या नाम है उनका, रामदेव जी, इनसे आप बहुत बार सुनते होंगे शतावरी। आपके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका टाइटल है शतावरी फॉर बेटर हेल्थ टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द शतावरी हेल्थ बेनिफिट। शतावरी का नाम है एस्पार्गस रेसमस, जो कि इसको अगर आप शतावरी का मीनिंग देखो ना तो क्योरर ऑफ 100 डिजीज होता है। ये एक मेडिसिनल वुडी क्लाइंबर है जिसकी हाइट तकरीबन 1 से 2 मीटर तक की हो सकती है। इसके जो रूट्स हैं, इसके जो लीव्स हैं, इनको आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज किया जाता है। आपको ये लो ऑल्टीट्यूड शेड्स में, ट्रॉपिकल रीजन्स में दिखाई देगा, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका सब जगह पाया जाता है। फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ये बूस्ट करता है, हार्मोनल बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर अल्सर हो रखे हैं तो उसकी हीलिंग के लिए भी ये काम आता है। ये आपकी वाइटैलिटी और लॉन्जेटिविटी को प्रमोट करता है, नर्वस डिसऑर्डर को भी ट्रीट करता है। तो काफी सारी इसकी चीजें हैं, मतलब बेनिफिट्स है। ये शतावरी की जड़ें हैं, ये उसकी पत्तियां हैं, अगर आप देख सकते हैं तो। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तो आपके इजराइल, देखो पहले यूएस ने इस काउंसिल से विड्रॉ किया, उसके पीछे पीछे उसके दोस्त इजराइल ने भी यहां से विड्रॉ कर लिया है। आपकी ये जो काउंसिल है ये यूनाइटेड नेशंस की इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है फॉर द डिस्कशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कल ही PT 365 सोशल इश्यूज में हमने और भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कस की विच आर रिलेटेड विद द ह्यूमन राइट्स। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है। ये क्या करने के लिए है? ह्यूमन राइट्स का यूनिवर्सल रिस्पेक्ट प्रमोट करने के लिए और जितने भी वायलेशन के केसेस आते हैं उनको एड्रेस करने के लिए। 2006 में ये बनी थी एंड व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश इट एक्चुअली रिप्लेस द फॉर्मर कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। ठीक है, कॉम्पोजिशन में 47 मेंबर स्टेट्स हैं जो जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं फॉर अ 3 ईयर टर्म्स ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे। और समय समय पे इसकी रिपोर्ट्स भी निकलती है ताकि जो जितने भी UN मेंबर स्टेट्स हैं वहां पे जो ह्यूमन राइट्स के केसेस हुए हैं या फिर क्या रिकॉर्ड्स हैं उसको एक्सेस किया जा सके। देन आपके पास आ जाता है आपका अराकू वैली उत्सव। ये जो उत्सव है इसका एक नाम है चाली।
ये ऑर्गेनाइज हुआ है आंध्र प्रदेश के अराकू वैली में। तो अराकू वैली ज्योग्राफिकली भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ईस्टर्न घाट्स का ये पार्ट है जो समवेयर अराउंड 600 मीटर से 900 मीटर अबव सी लेवल के ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड है। और यहाँ पर आपको अनंतगिरी एंड सुनकारी मेटा का रिजर्व फॉरेस्ट देखने को मिलेगा जो अराकू वैली के ही पार्ट है, विच आर वेरी वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। और यहाँ पे बॉक्साइट की माइनिंग होती है। जनरली इसको ना ऊटी ऑफ आंध्रा भी बोला जाता है। ऊटी आपका बहुत ही प्रोमिनेंट हिल स्टेशन है। और ये जो अराकू वैली है यहाँ पे काफी सारी ट्राइब्स रहती है, मेनली अराकू ट्राइब रहती है जिसके नाम पे ये आपको वैली दिख भी रही है। इट इज रिनाउंड ऑल्सो फॉर कॉफी, जिसको अराकू अरेबिका कॉफी बोलते हैं, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। ये वैली जो है और अदर माउंटेन से सराउंडेड है, जैसे कि गालीकोंडा, रकटोंडा, सुनकारी माट्टा, चीतामोंगाडी, ये सारा पूरा आप देख सकते हो। यहाँ पे ओडिशा है, इधर आंध्रा है, और यहाँ पे आपको ये अराकू वैली दिख जाएगी। ठीक है। इनलैंड मैंग्रोव ऑफ गुनेरी, गुनेरी गुजरात में एक जगह है। तो गुजरात ने इनलैंड मैंग्रोव ऑफ गुनेरी जो है, जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसको एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के तौर पे नोटिफाई किया है। इस तरह से गुजरात की फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन जाती है, विच इज नोटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। इनलैंड मैंग्रोव ऑफ गुनेरी जो है ना, आपके अरेबियन सी से 45 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है। और जो आपका कोरी क्रिक है उससे 4 किलोमीटर। और कहीं ना कहीं ये एक रेयर इनलैंड इकोसिस्टम है। जनरली आपके मैंग्रोव जो है वो शोर लाइन के पास होते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई शोर लाइन नहीं है। ये आपको एक्चुअली में अभी फोटो दिखाऊंगी तो दिखेगा, ये आपको लैंड के बीच में मैंग्रोव उगा हुआ दिख रहा है। तो कन्वेंशनल जो मैंग्रोव सिस्टम है वो टाइडल वाटर के इनफ्लो के पास रहते हैं, वहां पे कोई मडी स्वैम्पी कंडीशंस नहीं होती है। लेकिन ये जो इनलैंड मैंग्रोव है, यहाँ पे आपको टाइडल वाटर फ्लो दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पे भी बहुत सारी माइग्रेटरी स्पीशीज आती हैं, ये आप देख सकते हो। देखो ये सूखा बंजर टाइप में आपको मैंग्रोव नजर आ जा रहे हैं, तो ये तो अपने आप में अलग ही बात हो जाती है ना। देन उसके बाद हमारे पास आता है न्यूट्रिनो। एक स्मॉल डिटेक्टर है जिसका वेट 3 किलोग्राम का है, उसने सक्सेसफुली एंटी न्यूट्रिनोज को क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है। अब देखो, एक मैटर होता है, दूसरा उसका एंटी मैटर होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन सारे पढ़ते हो ना, तो इसमें मैटर होते हैं, एंटी मैटर होते हैं। तो आपके जो न्यूट्रिनोज हैं विच आर दी मैटर, उनका एंटी मैटर काउंटर पार्ट है एंटी न्यूट्रिनोज। न्यूट्रिनो क्या होते हैं, तो एक तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल है जिनमें ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव, एक्चुअली कोई इलेक्ट्रिक चार्ज ही नहीं होता है। ये काफी स्मॉल होते हैं, इनका जो मास है वो भी बिल्कुल जीरो है। और न्यूट्रिनोज जो है वो हमारे यूनिवर्स में सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल है। सबसे ज्यादा तो फोटॉन्स मिलते हैं, उसके बाद जो पाया जाता है वो आपके न्यूट्रिनोज ही हैं। और न्यूट्रिनोज जो है मैटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं वाया वेरी वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड ग्रेविटी। इतना वीक होता है कि हम उनको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, इसीलिए दिक्कत होती है। तो ग्लोबल न्यूट्रिनो डिटेक्शन के लिए काफी सारे इनिशिएटिव हैं, जैसे आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी अंटार्कटिका में है, जापान में आपका सुपर केमिकंडो है, इंडिया का इनिशिएटिव भी है। तमिलनाडु में ना एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी है, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, वो इसी के ऑब्जर्वेशन के लिए है। ये इस तरह से कुछ न्यूट्रिनो दिखता है, अच्छा सा दिख तो रहा है। ब्रुसेलोसिस जानवरों को होने वाली यार एक बीमारी है, लेकिन फिलहाल इस बीमारी की वजह से एक 8 साल की बच्ची की केरला के मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में डेथ हो गई। ये बैक्टीरियल डिजीज है जो ब्रुसेला स्पीशीज के वायरस के द्वारा होती है। और मेनली ये कैटल को इफेक्ट करती है, स्वाइन, गोट्स, पिग, डॉग्स, ये सबको। और वर्ल्ड वाइड जो आपका ब्रुसेला मेलेंटेनेसिस है वो ह्यूमन ब्रुसेलिस कॉज करता है। अब आप देखोगे ना, तो ह्यूमंस जनरली ये डिजीज तब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब वो उस इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में आ जाते हैं। अब एनिमल की वजह से अगर फूड या ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेट हुआ है या इनहेल कर लिया इन्होंने ऐसा कुछ एयरबॉर्न एजेंट जिसमें वो बैक्टीरिया था, तो वो आ जाता है। हालांकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन काफी रेयर है, बट जूनोटिक डिजीज है तो एनिमल से ह्यूमन में पहुंच ही जा रहा है। देख सकते हैं आप, पता नहीं मेरी फोटो अब यहाँ पे ये गाय दिख रही है कि नहीं, बट एनीवेज दिस इज दी ब्रुसेलिस जो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम है, फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में इसको अनाउंस किया। दरअसल हम कोशिश क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारी स्टडी मटेरियल्स है बच्चों के लिए वो कम से कम इंडियन लैंग्वेज में मौजूद हो। तो स्कूल्स और हायर एजुकेशन के बच्चों को हेल्प करने के लिए हम इंडियन लैंग्वेजेस में उनके जो सब्जेक्ट मैटर है उसको डिजिटल फॉर्म में करने वाले हैं कि भाई साइंस पढ़ रहे हो, तुम्हें हिंदी इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है, उड़िया में समझ में आएगा तो उड़िया में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारी जो NEP 2020 आई है उसने बोला है कि जो स्टूडेंट्स हैं अक्रॉस यूनिवर्सिटी एंड स्कूल्स
उनको जो लर्निंग मटेरियल मिलेगा, टेक्स्ट बुक मिलेगा, डिजिटल फॉर्मेट में मिलेगा, तो डिजिटल फॉर्मेट में आप लैंग्वेजेस चेंज करने का ऑप्शन भी दे सकते हो। एक और स्कीम है इनकी, अस्मिता, कल ही अपन ने कवर किया था, ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूजीसी ने 2024 में लॉन्च किया था कि अगले 5 साल में हम 22,000 बुक्स को 22 इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करेंगे ताकि बच्चों को सुविधा हो। देखो अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ दिख रहा है। डिब्रू शिखाऊ नेशनल पार्क, दरअसल आपकी जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने ये डिब्रू शिखाऊ नेशनल पार्क में रिसर्च प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है कि इस एरिया में रिसर्च करने की इजाजत दी गई है, बट सिर्फ रिसर्च ही करना है, कुछ और नहीं करना है वहां पे। अब ये जो आपका है असम स्टेट में एक्सट्रीम ईस्ट में लोकेटेड एक नेशनल पार्क और बायो रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है। इट इज बाउंडेड बाय अ लॉट ऑफ रिवर्स लाइक ब्रह्मपुत्र, लोहित एंड देन दिब्रू रिवर, तो ये आपको याद में रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मॉइस्ट सेमी एवरग्रीन और मॉइस्ट मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में ये लार्जेस्ट सैलिक्स स्वैम्प है, जहाँ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मॉनसून का है और काफी हॉट एंड वेट समर रहता है और कूल विंटर रहेगा, यूजुअली कूल एंड ड्राई विंटर। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्लोरा देखने को मिलेंगे, डिलेनिया इंडिका, बोम्बैक सीबा। फौना की बात करूं तो टाइगर है, एलिफेंट है, लियोपार्ड है, जंगल कैट है, स्क्विरल है, गिंगैटिक डॉल्फिन है, एक्सेट्रा। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया जहां पे बहुत सारे बर्ड की स्पीशीज पाई जाती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये ईस्टर्न असम के एरिया पे, यहाँ पे आपको डिब्रू शिखाऊ नेशनल पार्क देखने को मिलता है। देन आपके पास इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। अभी हमारा जो रूट है मुंबई से होकर हम स्विस कैनाल से होते होते रशिया पहुंचने, बहुत ही लंबा रूट है माल लाने ले जाने का। हमने बोला हम एक ऐसा कॉरिडोर मिलके करेंगे बहुत सारी कंट्रीज, जिससे कि रूट आसान हो जाएगा। हम रेलवे भी डेवलप करेंगे, एयरवेज भी, शिपवेज भी। उसी के लिए ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिसमें हम मुंबई से निकल के ईरान के चाबार पोर्ट से होते 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 रशिया पहुंचेंगे। बीच में और भी बहुत सारे रास्ते आएंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस में ये हमने कवर किया है। 7200 किलोमीटर ये मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट रूट है, लिंकिंग इंडियन ओशन एंड पर्शियन गल्फ टू कैस्पियन सी वाया ईरान एंड देन टू दी नदर्न यूरोप वाया सेंट पीटरबर्ग इन रशिया। 2000 में ये स्टैब्लिश हुआ था बाय ईरान, रशिया एंड इंडिया। क्यों? इन कंट्रीज के बीच में ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए। करंटली 13 मेंबर्स इसके अंतर्गत हैं, सारे जो आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो इसमें आ गई हैं। बुल्गारिया जो है उसने ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पे ज्वाइन किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो रूट जाएगा ये मुंबई, मुंबई से आपका छाबार है, फिर आपका ये जहेदान है, चाहे तो जहेदान से होते होते इधर आके तेहरेन में जाएगा, तेहरेन से ये बाकू है, बाकू से होते हुए इधर मॉस्को भी जा सकता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग आपके रेल नॉर्थ ये सारे रूट बनेंगे। एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन, कॉटन की ही एक वैरायटी है। यूनियन जो बजट आया उसमें मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी में ये अनाउंस किया गया है। 5 ईयर मिशन है जिसमें हम कॉटन फार्मिंग को बूस्ट करना चाह रहे हैं, स्पेशली यही लॉन्ग स्टेपल जो कॉटन है उसको। एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन ना कॉटन की एक प्रीमियर वैरायटी है जिसका जो फाइबर लेंथ है वो ज्यादा का होता है, 34.925 mm से ज्यादा का है जनरली। It is cultivated in 10% of the cotton area and contributes to 4% of global production. मेजर प्रोड्यूसर में यूएसए, इजिप्ट, सूडान, इंडिया, पेरू हैं। और की जो टाइप्स हैं, मतलब ये लॉन्ग स्टेपल में भी टाइप मिलेंगी। पीमा यूएसए का है, पेरू इजराइल का है, गीजा इजिप्ट का है, भारत का यानी इंडिया का आपको सुवीन एंड DCH32 मिलेगा, सूडान का बरकात है। कौन से स्टेट्स हैं जो ये एक्स्ट्रा लॉन्ग कॉटन प्रोड्यूस करते हैं? तो कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। ये आपको रुई दिख जाएगी एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वाली। गर्भीनी दृष्टि, एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसको लॉन्च किया है। ये एक ट्रांस नेशनल हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट के सेंटर पे उन्होंने फरीदाबाद में इसको लॉन्च किया है। ये एक डेटा डैशबोर्ड है जो हमें साउथ एशिया के लार्जेस्ट मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के रिलेटेड डेटाबेस का कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देने वाला है। तो इसमें ओवरऑल जितनी भी साउथ एशियन रीजन में 12,000 प्रेग्नेंट विमेन है, न्यू बॉर्न है, पोस्टपार्टम लोग हैं, उनके पूरे क्लिनिकल डेटा, इमेजेस, बायोस्पेसिमेन एक ही जगह पे मिल जाएंगे। दिस प्लेटफॉर्म इज डेवलप्ड अंडर गर्भीनी प्रोग्राम। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक का फ्लैगशिप प्रोग्राम है ताकि हम प्रेगनेंसी आउटकम के जो एडवर्स इफेक्ट हैं उसको रिड्यूस कर सके। पहले से नजर रखोगे क्या क्या दिक्कत है तो जो एडवर्स इफेक्ट है उसको तो रिड्यूस कर ही पाओगे ना।
अब फिर आपके पास आता है जीन बैंक फॉर क्रॉप्स जर्म प्लाज्म। तो यूनियन बजट में ना ये भी अनाउंस हुआ है कि हम सेकंड नेशनल जीन बैंक को सेटअप करेंगे, जिसमें आपके मिलियंस ऑफ जर्म प्लाज्म लाइंस जो हैं उसको हम सेव करेंगे। अब बैंक में क्या करते हो, नॉर्मल बैंक में पैसे जमा करते हो, प्लास्टिक बैंक होता है तो उसमें प्लास्टिक जमा करते हो। प्लास्टिक मतलब वो डब्बा वाला प्लास्टिक नहीं, ये वाला प्लास्टिक, स्किन को भी प्लास्टिक बोलते हैं ना। तो ऐसे ही जो जीन बैंक होता है, यहाँ पे जेनेटिक मटीरियल्स को डिपॉजिट करके रखा जाता है। वो सीड्स हो सकते हैं, पॉलेंस हो सकते हैं, किसी के टिश्यू सैंपल्स होते हैं, ताकि हम फ्यूचर में उनके एक्सटेंशन को बचा सके। क्योंकि आप जीन सेव करके रख लोगे तो उससे फिर ऑर्गन्स उगा सकते हो ना। तो फ्यूचर में कोई चीज एक्सटिंक्ट हो उसके पहले हम उसकी पहले से सीड्स वगैरह को प्रिजर्व करके रखते हैं। हमारे पास ऑलरेडी हमारा जीन बैंक है, विच इज द फर्स्ट नेशनल जीन बैंक, जो 1996 में एस्टैब्लिश हुआ था बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, न्यू दिल्ली में। इस बैंक के 12 रीजनल आपके स्टेशंस भी हैं अक्रॉस दी कंट्री। और ये जो जर्म प्लाज हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जिनको हम फ्यूचर में कंजर्वेशन, क्रॉप ब्रीडिंग या रिसर्च पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हैं। माउंट तारानाकी, दरअसल न्यूजीलैंड ने माउंट तारानाकी जो कि एक स्ट्रैटोवोल्केनो है, इसको लीगल पर्सन का दर्जा दिया है। स्ट्रैटोवोल्केनो क्या होता है, कोन शेप्ड काफी लंबा सा स्टीप वोल्केनो होता है, जिसमें आपका जो ऊपर से ऐसे एक्सप्लोजिव इरप्शन है, उसमें जो इरप्शंस होते हैं उसमें मैग्मा और ट्रैप्ड गैसेस निकलते हैं। ठीक है, माउंट तारानाकी जिसको हम माउंट इगमॉन्ट के नाम से भी जानते हैं, ये न्यूजीलैंड के इगमॉन्ट नेशनल पार्क के पास लोकेटेड है। और इसको एक्चुअली में वहां की एक लोकल माउरी पीपुल है, वो इसको सेक्रेट प्लेस मानते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे उनके एंसेस्टर रहते थे, ऐसा उनका मानना है। जो आपका न्यूजीलैंड का एरिया है, वहाँ के नेटिव एबोरिजिनल इंडिजिनस लोग ये माउरी लोग रहे हैं, जो पहले से वहाँ पे रहते आए हैं। न्यूजीलैंड फर्स्ट कंट्री बन गई है जिसने नेचुरल फीचर को 2014 में ही लिविंग पर्सन का दर्जा दिया था। उस समय उन्होंने ये दर्जा किसको दिया था, टी उरेवेरा ग्रेट को। उसके बाद धीरे धीरे हमारे यहाँ पे जैसे गंगा वगैरह को भी लीगल दर्जा मिला है, बट न्यूजीलैंड ही पहली कंट्री थी। आप देख सकते हैं पूरा मैप है, तो यहाँ पे आपको जो है माउंट इगमॉन्ट इधर पे देखने को मिलेगा। ये वाले एरिया में आप पास से देखोगे तो आपको दिख जाएगा माउंट इगमॉन्ट। ठीक है, अटाकामा डेजर्ट चिली में पड़ता है। अटाकामा डेजर्ट जो है वो सॉल्ट डेजर्ट के तौर पे भी जाना जाता है। तो आपके अटाकामा डेजर्ट में ना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप लगा हुआ है, लेकिन वो लाइट पोल्यूशन की वजह से अभी थ्रेटन हो चुका है। आपके नॉर्दर्न चिली में अटाकामा डेजर्ट लोकेटेड है बिटवीन द एंडीज माउंटेन एंड द पैसिफिक ओशन, और ये अपने सॉल्ट पेन्स, अलूवियन फैन ड्यून्स और वोल्केनिक कोन्स के लिए जाना जाता है। ये वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेस है अर्थ पे। और एरिडिटी क्यों है, क्योंकि एक्चुअली पैसिफिक से जो आपका कोल्ड करंट आ रहा होता है ना, हम्बोल्ट करंट, वो यहाँ पे ड्राई चीजों को कॉज कर देता है, एकदम ड्राई बना देता है उसको। और क्योंकि यहाँ पे स्काई बहुत क्लियर रहता है, तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन काफी अच्छी है, और इसीलिए आपकी जो वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप है वहां लगी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। पैसिफिक ओशन है, इधर पे आपके एंडीज माउंटेन मिलेंगे, और यहाँ पे आपका ये पूरा अटाकामा डेजर्ट मिल जाएगा। ठीक है, एंड विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीक्स करंट अफेयर। अब आपको अगर चीज़ें थोड़ी समझ में आई हैं तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं वंस अगेन बोल रही हूँ, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसको थोड़ा बेसिक से रिलेट करके पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। प्रीलिम्स के हिसाब से, मेंस के हिसाब से दोनों में अप्रोचेस थोड़ी अलग होती हैं, तो उस अप्रोच को फॉलो करना ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।